अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द 9th लेक्चर ऑफ आवर शॉर्ट एसे राइटिंग सीरीज। और आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे करते हैं। इसका कोई भी नाम हो सकता है। हुक दे दें, स्टार्टिंग दे दें, जनरल स्टेटमेंट दे दें, वट एवर यू कॉल इट। तो आज हम सीखेंगे आज की क्लास में कि ये क्या होता है, किस तरह लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने क्या सीखा हुआ था? आपने ये सीखा था कि इंट्रोडक्शन लिखने के तीन चार बहुत से तरीके हैं। और हम क्या तरीका अपनाते थे? हमने कहा कि हम तरीका ये सीखे हैं कि हो, फिर हम कुछ जनरल बातें या ग्लिम्सेस। हुक हुक है जनरल, सॉरी। हुक, फिर ग्लिम्सेस, और फिर एक और हमारा था थीसिस। तो आपने थीसिस स्टेटमेंट तो सीख लिया है, ग्लिम्सेस देना भी सीख लिया है। अब आज की क्लास में आप हुक देना सीखेंगे, हुक लिखना सीखेंगे, मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं इन जनरल। अब हुक का जगह क्या होता है, मतलब हुक, आपका पैटर्न क्या होता है इसे इंट्रोडक्शन का? मैंने बताया था पहले भी कि आप हुक दे के ग्लिम्सेस में आते हैं, ग्लिम्सेस के बाद आप थीसिस लिखते हैं, ये आपका इंट्रो हो सकता है। या हुक के बाद थीसिस दे दें, फिर ग्लिम्सेस दे दें और खत्म है, बस यहाँ से ये इंट्रो हो सकता है। शॉर्ट ऐसे की बात कर रहा हूँ। या हुक के बाद एकदम से आप जनरल बातें करते थे और थीसिस पे ही आ जाते, ये भी एक इंट्रो का टाइप हो सकता था पैटर्न। और लेकिन इस वाले थीसिस को थोड़ा फिर आप लंबा लिखेंगे, एक्सप्लेनेटरी लिखेंगे। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्लास। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो लॉन्ग से वाले मैंने अलग अलग जगहों पे वीडियोस अपलोड किए हुए थे, हुक वहाँ लॉन्ग इंट्रो में, लॉन्ग से का जो इंट्रो लिखते हैं वहाँ कैसे स्टार्ट लेते हैं, उनको जो मैंने कटिंग उनके करके उन वीडियोस के यहाँ अपलोड इसी वीडियो के साथ अटैच कर लिए हैं। आप क्या करेंगे? आप पहले इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, जहां मैंने बोला हुआ है ना कि इनको पढ़ें, इसका मतलब वीडियो को पास करके आप जो कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। सही है, पूरा पूरा पढ़ेंगे। अब हालांकि ये लॉन्ग ऐसे के लिए मैं उनको समझा रहा हूँ, मतलब ये जो वीडियोस में, लेकिन आपने उनको पढ़ना है, समझना है क्या कह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि उस लॉन्ग से और शॉर्ट से में सिर्फ लेंथ का फर्क होता है, बातें वही है, टेक्निक वही है। सही है, इंट्रो के लेंथ का फर्क होता है। लॉन्ग से में 250 से 300 से 250 से 250, 200 250 300, इसके दरम्यान में आपका होता है ना इंट्रो का लेंथ। तो आप उसमें क्या कर लेंगे, ये जो आपका समझे कि 1000 वर्ड का है तो उसमें 100 का हो जाएगा। और इसी तरह आपका अगर 500 वर्ड का है तो वैसे इंट्रो जो है ना, इंट्रो में अगर ग्लिम्सेस वगैरह डाल देंगे तो आप 100 से 150 वर्ड के दरम्यान में आप इंट्रो अपना लिख लेंगे। सिर्फ लेंथ का फर्क हुआ, समझिए। अब एंड पे क्या होगा, जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे, अब क्या होगा, फिर मैं आप लोगों को शॉर्ट से के हवाले से जितने भी इंट्रो लिखे गए हैं उनके हुक में आप लोगों को दिखाऊंगा, सैंपल हुक जो अपनी बुक से जो है ना ऐसे इंट्रो लिखे हुए हैं उनके हुक दिखाऊंगा, उनको आप देखेंगे। फिर एंड पे आपको मैं असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट, ये क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन, आपका जो इंट्रो है ना वो बहुत एक अच्छा होना चाहिए क्वालिटी का। और जो इंट्रो है ना उसमें जो पहला सेंटेंस है वो, जैसे जब एक बंदा पहला सेंटेंस पढ़ेगा या इंट्रो का स्टार्ट पढ़ेगा तो उसको पता चल जाता है कि आपका कैलिबर क्या है, राइटिंग का आपका क्वालिटी क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आपको तो चाहिए होगा ना कि आप जैसे ही स्टार्ट लें तो वो बेहतरीन हो। बेहतरीन इन द सेंस के फ्लॉलेस हो, उसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉलेस हो। तो वो तभी आपको पता चलेगा जब इस पे काम करेंगे। तो ये इस पे आप तसल्ली से बैठेंगे, बोरिंग लगेगा आप लेकिन पढ़ेंगे साथ साथ, एंगेज रहेंगे। चीजें मैंने जब पढ़ा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वो देखेंगे, पढ़ेंगे। और जहाँ असाइनमेंट दे रहा हूँ उन असाइनमेंट को करेंगे एंड पे। तो यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हुक है क्या? मतलब आप लोग जब ये बात सुन रहे हैं बार बार कि हुक हुक, जनरल स्टेटमेंट,
या इस तरह का जो मतलब बार बार आप लोग इस तरह की बात सुन रहे हैं, तो आप लोगों का क्या इसमें ओपिनियन है, या वैसे आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज क्या है इस हवाले से, कि आप लोगों ने क्या इस बात से क्या समझते हैं? सर ये समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन, पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम के बारे में बात करें, तो पहले हमने ये बताना कि एजुकेशन है क्या, इसके फायदे क्या हैं, फिर हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। सर मुझे जितना तक ये है कि यही। जी, ये तो एक तरीका था, ये होता मतलब इसमें क्या है ये वैसे मतलब, और किसी के बारे में आपका मतलब अच्छा ओपिनियन था? और क्या है, जनरल अनिला कह रही हैं कि जनरल लाइंस ऑफ द टॉपिक, और आप सर अटेंशन बेझिझक होकर ग्रेवर। बोले। कोटेशन भी हो सकता है सर। जी। सर कोटेशन भी हो सकता है। ओके, इसी तरह बोलते रहें। अटेंशन ग्रैबर सर। सर ओवरव्यू होता है टॉपिक के जरिए। जी बताएं, और भी सर तो ये लोग हैं। सर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो आपके टॉपिक के साथ कनेक्शन कर देता है। ओके, और बताएं। सर ये एक स्टेटमेंट होता है टॉपिक के हिसाब से। जी मैं पूछ रहा हूँ, कुछ लोगों ने लेट कर ज्वाइन किया, कि हुक क्या है आप लोगों के हवाले से? आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है, ये हुक है क्या खुद? सर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट नहीं होता ओके। जो कि एक स्टार्टिंग में जो हम अपने इससे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस सवाल से हम कुछ तीन चार लाइंस या कुछ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स डालते हैं जो कि पॉइंट आउट करता है डायरेक्टली टॉपिक की तरफ। ठीक है, ठीक है। सर टेक ऑफ लाइन होती है, कुछ जर्नल भी लिख सकते हैं हम, पिक भी लिख ओके, सकते हैं और एनेक्डोट भी लिख सकते हैं। सर क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है। बोलते जाएं आप लोग, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा 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 बता रहे हैं आप लोग, बताते जाएं। सर स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं जो रीडर्स की अटेंशन को कैच करती, वो ठीक है। अटेंशन ग्रेबर। सर ये इवेंट से भी स्टार्ट हो सकता है। अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने हुक का डिफिनेशन बताया, कुछ ने इसका जो अलग नेम होता है, जिसमें मतलब इसको हुक बोलें, चाहे आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोलें, चाहे आप इसको जनरल स्टेटमेंट बोलें, कुछ लोगों ने इसका अलग से नाम बताया, जो कि अच्छी बात है। कुछ लोगों ने बताया कि ये हो क्या सकता है, मतलब इसमें लिखते लिखते क्या है, क्या लिख सकते हैं ना, मतलब जो पहले दो तीन सेंटेंस होते हैं। कुछ ने बताया कि ये जनरल बातें हो सकते हैं, कि आपको जो आपका टॉपिक है उसकी तरफ ले जाएं, तमहीद बांधना जिसको उर्दू में बोलते हैं। कुछ ने कहा कि एनेक्डोट हो सकता है, तो मतलब किस्सा कहानी, कोई किस्सा वगैरह बताते हैं आप, किस्सा बता बता के आप फिर असल बात पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गुर्बत पे लिखना है, या पोवर्टी पे लिखना है, कि कैसे है दुनिया में, तो आप किसी किस्से से शुरू कर सकते हैं। या यूनिटी इज स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल ये टॉपिक है ना, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये टॉपिक है। अब आप उस किस्से से शुरू कर सकते हैं कि एक वालिद होता है, वो अपने तीन बेटों को बोलता है कि लकड़ी यार अलग अलग से लो और उसको तोड़ो, फिर वो तोड़ देते हैं, फिर वो बोलता है एक साथ मिला के तोड़ो, तो फिर वो नहीं तोड़ पाता है, फिर वो इससे ये बताता है कि देखिए जब चीजें एक साथ होते हैं तो उन वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो फिर आप उससे अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इसको कहते हैं एनेक्डोटल ओपनिंग, मतलब जिससे आप एक किस्सा कहानी, एक स्टोरी के जरिए से बात को शुरू करते हैं और असल बात की तरफ आते हैं। क्या आपको ये सब सुनाई दे रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ? जी सर। इसी को एनेक्डोटल ओपनिंग कहते हैं। मतलब जी कोई सर। इस तरह किस्से कहानी से करता है, कोई क्या करता है, जिस तरह राहत ने बताया कि सिग्निफिकेंस है, जिस तरह टॉपिक का अगर एजुकेशन पे आए तो हम पहले उसका सिग्निफिकेंस बताते हैं कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, फिर उसको हम पाकिस्तान या जो टॉपिक आया उसकी तरफ ले आते हैं। या वाटर क्राइसिस पे पहले दो तीन सेंटर हमने वाटर के इंपॉर्टेंस पे बोला और उसका अहमियत बताया, फिर हम उसको क्राइसिस की तरफ ले आते हैं, इसका ना होना कितना बड़ा मसला कर सकता है। तो ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है कि हम उसमें सिग्निफिकेंस आया बताएंगे, क्या हम कोई स्टोरी से शुरू करेंगे एनेक्डोट,
ये जनरल बात है, लेकिन ये टॉपिक को देख के हम उस वक्त डिसाइड करेंगे। और ये कैसे ये आप यही प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह का नाम नेचर का टॉपिक हो, आप किस तरह का हुक देंगे और कैसे देंगे। मतलब अगर हुक दिया है तो उसको आपके जी हानि नूर ने बताया कि इट इज यूज्ड टू ब्यूटिफाई द ओपनिंग लाइंस टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। गुड, ओके, सारे बातें आप लोगों के ठीक थे। तो ये क्या करता है, ये आपको एक स्पेस देता है कि अपना क्रिएटिविटी शो करें, क्योंकि आप यही तो अलग लिख रहे होते हैं बात ना इंट्रो में, बाकी तो आप ग्लिम्पसेस लिख रहे होते हैं। वो तो हर कोई ग्लिम्पसेस लिखता है, फिर कम थीसिस स्टेटमेंट हर कोई लिख लेता है। फिर आप ओपनिंग सेंटेंस इतना अच्छा लिख लेते हैं कि उसको पता चलता है कि ये बंदा मेहनती है, इस बंदे का एक्सप्रेशन अच्छा है। उससे आप अपना मतलब शो करते हैं कि आपने मेहनत किया हुआ है, आपकी इंग्लिश ठीक है। तो इसके हवाले से आपको दो तीन बातें याद रखने हैं कि आपको ये सारे तरीके आते हों कि किसी टॉपिक का सिग्निफिकेंस कब लिखना है, शुरुआत इस तरह कैसे करना है, स्टोरी से कैसे करना है, एनेक्डोट से कैसे करना है, और जनरली कैसे किसी को कर सकते हैं स्टार्ट किसी भी इंट्रो को। तो ये सारे तरीके आपको आते हैं। कोई मुश्किल आपको लगेगा, कोई आसान लगेगा, लेकिन आते सारे हों इसलिए ताकि कहीं पे कोई भी फिट हो जाए तो आप फिट कर लेंगे। जहां तक आप लोग मेरे साथ हैं। जी सर। यस अभी हम सर। लोग एक एक करके यस सर। एग्जाम्पल, मैं जी आप लोग को सर। एक एक करके एग्जाम्पल दिखाऊंगा। लास्ट टाइम हमने इंट्रो पे ग्लैम्सेस कैसे देते हैं, मैं आप लोगों को मैंने ये पीडीएफ शेयर किया था ना। मैंने कहा था ये इंट्रो जो है उनको पढ़ लें और बताएं कि आउटलाइन कहाँ लिखा हुआ है, ग्लैम्सेस कहाँ लिखे हुए हैं। याद है आप लोगों को, जो लोग कंटिन्यूअसली काम जी कर रहे सर। हैं, चल रहे हैं। ये जी 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 सर। आप लोगों के लिए मैंने पीडीएफ बनाया है, हमारी अपनी किताब से मैंने कुछ आउटलाइन उठाए हैं सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए, जो आप लोगों ने टॉपिक किए हुए मोरलेस वही करके मैंने आप लोगों को भेजे हैं, मतलब ताकि अलग अलग वैरायटी ऑफ जो ओपनिंग लाइंस हैं वो आपको दिखा सकूं। ये हमारी ये किताब है, बहुत लोग पूछते हैं कि ये कौन सी किताब है जहाँ से आप पीडीएफ वगैरह शेयर कर रहे होते हैं। तो ये मैं हूँ और आफ्ताब उमरानी साहब हैं को author। अब सबसे पहले आप देखें कि ये आफ्ताब उमरानी साहब का है कि पाकिस्तानी वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मेन। ये इन्होंने अटेम्प्ट भी किया था पेपर में और ये पास भी हो गए हैं। तो आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आए कि इस तरह लिख के बंदा पास हो सकता है। अब ये देखें कि आउटलाइन वगैरह पे मैंने पहले से ही बात किया है, उन्होंने खुद भी आके इस पे बात किया हुआ था लास्ट लेक्चर में। यहाँ देखें, ये मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करता हूँ कि किस तरह क्या चीज़ है। आप लोग पहले इसको ना पढ़ें, ठीक है। मैं खुद आइडेंटिफाई करता हूँ कहाँ क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ये ये हाईलाइट कैसे होता है यहाँ पे, किसी को पता है? अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ कोई टेक्स्ट वगैरह कुछ, अच्छा इस तरह हाईलाइट होता है। या किसी को नहीं पता मेरी तरह यहाँ, चले। सर नो अच्छा, आइडिया। अच्छा यहाँ देखें कि ये था टॉपिक के, एक सेकेंड, ये टॉपिक था कि पाकिस्तानी वुमेन के क्या सेम चांसेस हैं कि नहीं। इन्होंने कहा था कि नहीं है, कि डू नॉट हैव सेम चांसेस, और फिर बताया कि क्यों नहीं है, फिर वे फॉरवर्ड बताया, और अगर नहीं है तो इसका इम्पेक्ट क्या था, एक एक पैराग्राफ में ये लिखा है, और फिर वे फॉरवर्ड लिखे हैं। तो अब बताएं, देखें कि इनका थीसिस स्टेटमेंट इनका ये एंड पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सिंपली पुट। अब ये देखें, ये बातें सारे यहाँ से ऊपर उन्होंने समराइज किया हुआ है, और यहाँ इन्होंने अपना थीसिस दिया है कि डिस्पाइट बीइंग इक्वल इन नंबर्स, वुमेन इन पाकिस्तान फेसेस द स्काउर्ज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी ओविंग टू मल्टीपल रीजंस, comma damaging demanding certain prudent and concrete measures in order to provide level playing field। ये देखिए, ये इनका थीसिस था, ठीक है। जो आपने सीखा हुआ है उसी तरह का थीसिस है। पर मैंने आपको बताया कोई ट्रांजेक्शन वगैरह आप दे सकते हैं ग्लिम्पसेस के बाद कि आप थीसिस की तरफ वो करें। तो देखिए, सिंपली पुट ये भी आप यूज कर सकते हैं, ब्रीफली स्पीकिंग यहाँ कर सकते थे, इन शॉर्ट लिख सकते थे। एक ही आप लोग दो तीन तैयार करें अपने लिए।
अभी समराइज कैसे किया इनको नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इन्होंने स्टार्ट कैसे लिया है। जी। अब मेरे साथ आप लोग भी अब शामिल होंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, आप लोगों का भी गला थोड़ा खुश्क हो जाए। मैं बताऊंगा कि कौन पढ़े मेरे साथ। कोई वॉलंटियर, एनी वॉलंटियर? जी सर। जी, पढ़ें इसको। A land of abundant resources and untapped potential, Pakistan still stands at a crossroads, grappling with the perplexed paradox of gender inequality. बस Despite having, यहाँ पे, sir, सॉरी, यहाँ पे रुक जाए। अब देखिए इन्होंने क्या किया हुआ था, मैंने कहा ना कि कुछ इन्होंने अपने रेडीमेड हुक तैयार किए हुए थे, कि जो इस तरह के नेचर के टॉपिक आएंगे, पांच छह किस्म के जो नेचर के टॉपिक एक जैसे हैं, इश्यूज हैं जो ज्यादातर, उनके लिए आफ्ताब साहब ने इस तरह के हुक तैयार करके रखे हुए थे। खैर हमने भी तैयार करके रखे हुए थे, लेकिन भूल जाते हैं ज्यादातर, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके याद रह जाते हैं। 15 से 20 ही तो हुक होते हैं टोटल, जो बंदा याद करता है वो फिट हो जाते हैं कुछ जगहों पे। लेकिन आप लोग पहले ट्राई करेंगे खुद से बनाने का, जो आप खुद से बना सकते हैं उसका कोई रद्द बदल, कोई नेमल बदल नहीं होता। लेकिन ये आपको वैसे ही पता हो, ताकि आप उधर फंस जाएं तो आप इन्हीं को यूज करें। अब आ लैंड ऑफ एबंडेंट रिसोर्सेज एंड अनटेप्ड पोटेंशियल, पाकिस्तान कह रहे हैं कि इतना पोटेंशियल है, फिर भी पाकिस्तान मसलों में घिरा हुआ है। और उन मसलों में कौन सा मसला यहाँ पे हो रहा है? विद परप्लेक्स पैराडॉक्स, परप्लेक्स हर वक्त से जो चल रहा है, पैराडॉक्स ऑफ इशू ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। अब इन्होंने ये याद किया हुआ था, अब जेंडर इक्वलिटी, अब देख कितना अच्छा फिट हो गया, ये अच्छा सेंटेंस, वजनदार सेंटेंस लग रहा है। हालांकि जेंडर इक्वलिटी अगर हटाएं, अगर बेड गवर्नेंस के लिए अगर हम इसको पढ़ें, पढ़ें इसको, इसको पढ़ें और समझें कि टॉपिक बेड गवर्नेंस है। पढ़ें इसको मोहम्मद रमजान। a land of abundant resources and untapped potential, Pakistan still stands at a crossroads, grappling with perplexed paradox of बेड गवर्नेंस या मिस fair गवर्नेंस governance, या misgovernance. परप्लेक्स पैराडॉक्स ऑफ वाटर इनसिक्योरिटी, परप्लेक्स पैराडॉक्स ऑफ पुअर्टी, और जितने इश्यूज आ सकते हैं यहाँ फिट हो जाएंगे। अच्छा लाइन भी है कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसे ही। इसका मतलब आपने घबराना नहीं है हुक लिखते हुए। आपको हुक अपने हिसाब से मिल भी जाएंगे कुछ कुछ टॉपिक्स के, और कुछ के मेजोरिटी के आपको बनाने पड़ते हैं। और आपको जब बनाने का प्रोसेस सीख जाएंगे ना, कैसे बन गए, फ्रेमवर्क क्या है, कितना अच्छे तरीके से हो रहा है, तो आप खुद भी बनाना सीख जाएंगे। तो आप में क्रिएटिविटी खुद में भी होना चाहिए। अब यहाँ आप देखें, इसने एकदम से स्टार्ट लिया है और जेंडर इनइक्वलिटी को पहले ही सेंटेंस में बोल दिया, लेकिन फिर भी अपना वजन कायम रखा और हुक के हिसाब से इसको यूज किया। हुक में कभी कभी शुरू से ही डराया भी जा सकता है। ये इसको इन्होंने डायरेक्ट स्टार्ट लिया है, लेकिन फिर भी ये हुक इनका अच्छा है, मतलब इशू नहीं है इसमें। अब इन्होंने डायरेक्ट ये बताया, फिर बताया डिस्पाइट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी वुमेन डू नॉट हैव द सेम चांसेस एज मेन। डायरेक्ट इन्होंने अपना जो समराइज करना है ना, वो शुरू कर दिया है। जो पहला सेक्शन है ना, इनको इधर लिख के, फिर पहले सेक्शन को इन्होंने देखी कैसे दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, कि कैसे नहीं है, कैसे को प्रूव कर रहा है अभी वो, कि अंडर रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड। ये अब समराइज शुरू हो गए हैं, ये पहले सेक्शन को समराइज करना शुरू हो गए हैं। क्या आप लोगों को ये समझ आया कि इन्होंने हुक दिया, हुक के बाद एकदम से समराइज करने की तरफ कैसे ट्रांजिशन आया है, और लिखते जा रहे हैं हो अभी ये नीचे कैसे नहीं है चांसेस, क्यों नहीं है, इस तरह हुक ये समराइज करते हुए फिर कैसे किया जा सकता है, फिर तीसरे स्टेज में पुट कर दिया। कितने आसान तरीके से, सिंपल वे से, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के बगैर ये ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल जबरदस्त मतलब सर कि लिखा आप ऐसा है। लोगों ने चीजें सीखे कि समराइज करना, तीसरे स्टेज पे से आप लोगों को हुक रह गए, हुक के भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इंट्रो हो जाएगा तैयार। और बाकी इंट्रो कैसे लेके जा सकते हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो एनेक्डोटल चीजें और बाकी तरीके। अच्छा ये था एक एक सैंपल। अब दूसरे हम बहुत से सैंपल, आज काफी 8-10 सैंपल देखेंगे, तो आपको बर्दाश्त भी करने को आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास, क्योंकि स्टार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका पहला सेंटेंस, क्योंकि फर्स्ट
इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये है ना। क्योंकि जब पहला सेंटेंस वो पढ़ता है तो उसको अंदाजा हो जाता है कि कितना वजनदार, मतलब कितने वेट का, कि 100 केजी का एस्पायरेंट है या 50 केजी का, मतलब मजाक कर रहा हूँ। वजन तो बातों में नहीं, आपके वजन को तोड़ दे, आपके ये जो एक्सप्रेशन है उसको बता रहा हूँ कि चेक करेगा कितना उसमें फाइननेस है, कितना क्वालिटी है उसमें। वो आपका पहले से स्टार्टिंग, पहले 2 सेंटेंस 3 सेंटेंस ही आपको उस एग्जामिनर को इंप्रेशन देते हैं कि पढ़ने वाला बंदा है कि नहीं। ठीक है। जी सर। ऑनलाइन पढ़ाने का ये इशू है, ऐसा लगता है बंदा दीवारों से बात कर रहा होता है। अच्छा, कैन वमेन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान? अब ये है 2010 में आया था। अब देखें क्या ये हो सकते हैं, और ये जो ऊपर वाला था कि ये हैं, ये अलग अलग नेचर के टॉपिक हैं, दोनों का अलग अलग टॉपिक, अलग बातें सेम टू सेम है अंदर, चीजें हैं जो सब हेडिंग है, बातें हैं, लेकिन जो आपका टोन है और आपका जो मेन हेडिंग का वर्डिंग है वो उसी तरीके से होगा, तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। अब इसमें था कि केन मोमेंट, हमने कहा जी हाँ हो सकता है, लेकिन कुछ हर्डल्स हैं, अगर इनको दूर किया जाए तो। जी हाँ हो सकता है लेकिन कुछ हर्डल्स हैं, अगर उनको दूर किया जाए। तीसरा स्टेटमेंट, कीपिंग इन व्यू करंट डेवलपमेंट्स इट कैन बी सेफली अज्यूम्ड दैट women can be equal to men in Pakistan. However, there are certain hurdles that need to be tackled in order to materialize this dream of equality between men and women. सबको तीसरे स्टेटमेंट में देखा? जी सर। जी सर। सबको समझ यस आया सर। कैसे लिखा गया है? जी जी सर। सर। ओके। फिर अंडरस्टैंडिंग द इंडिकेटर्स ऑफ जेंडर इक्वलिटी एक पैराग्राफ में दिए हुए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट कैन बी अज्यूम दैट वुमेन कैन बी इक्वल टू मेन इन पाकिस्तान। तीसरा है ये। 3.123 स्टाइल करें यहाँ। कुछ आउटलाइन इंट्रो ये तब है जब मैं 2021-22 उस टाइम के उस वक्त लिखे हुए थे, तो उस वक्त ये पैटर्न में अप्लाई किया करता था। अब 3.123 कोई मसला नहीं है किसी में भी, मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, अब ये देखें, इनसे मैंने कहा कि बता ये फैक्टर्स इन दिखाते हैं, डिमिनिशिंग, एग्जिस्टिंग, इंक्रीजिंग और राइजिंग, ये तो इस चीज को भी देखें, आप नोट करें इन चीजों को। अब हम देखें कि तीसरे स्टेटमेंट आप लोगों को पता चल गया, इंट्रोडक्शन। अब देखें कि यहाँ तीसरे स्टेटमेंट, ये तीसरे स्टेटमेंट है, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया, क्या आप सबको दिख रहा है तीसरे स्टेटमेंट? जी सर। जी सर। अब मैं इसको लाना चाह रहा हूं कि वुमेन इक्वलिटी एक लंबा प्रोसेस है, पाकिस्तान में इंशाल्लाह वुमेन इक्वलिटी होगा। मैं इसको ये इस बात पे ला रहा हूँ ना, अपनी बात पे जो ये है। अब देखिए इसको यहाँ पे कैसे बिस्मिल्लाह किया हुआ है यहाँ पे। इसको कोई एनी वॉलंटियर? यस सर। जी, मोहम्मद रमजान आप हैं? जी सर। नहीं, अभी कोई और आ जाए ना, मतलब सिर्फ आपको तो इतना हम जी सर। कोई वो नहीं देंगे, कोई तकलीफ इशू नहीं देंगे। कोई इशू नहीं। कोई और? सर मैं पढ़ूं? मैं नोट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। और यही चीजें जी। जिनकी वजह से कुछ लोग 4A 4B 4C बन जाता है उनका ड्राफ्ट, जो चेकिंग के टाइम पे। आप लोग इस तरह डोरमेंट पैरासाइट रहा करें। पैरासाइट वही होता है ना जो खून सिर्फ चूसता है, वो कहते हैं सिर्फ बैठ के मैं सुना करूं, मेरी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन ना हो। तो जो पैरासाइट्स हैं उनको आसानी से मैं फिल्टर कर लेता हूँ, और उनके ड्राफ्ट भी फिर 35वां 40वां बन जाता है। जो लोग लाइब्रेरी में हैं, तो उनका तो कोई मसला नहीं है, उनको तो वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। जी, सर अभी मैं बताएं। वॉलंटियर कोई? जी यार सर मैं। सर बहुत है, वॉलंटियर्स बहुत जी सर। सर। जी पढ़ें। जी पढ़ें। Women's rights and privileges are not product of an आपका overnight struggle but the result of सदफ a आप पढ़ रहे हैं, आपका आवाज स्लो है। फिर आप रहने दें, आप लाइब्रेरी में हैं अभी सर मैं तो। पढ़ूं? जी, बीबी जन्नत आप पढ़ें। Women's rights and privileges one witnesses today in some Western countries are not product of an overnight struggle, but the result of a gradual process of activism from
suffragist movement to Me Too movement. This implies that equality of men with women can be achieved, but it takes time and concerted efforts. Although status of women in Pakistan has remained bleak so far, dynamics of gender equality have started changing here as well. हाँ देखें, कैसे मैंने इसको पहले समझाया कि प्रिविलेजेस जो वेस्ट में अभी मिल रहे हैं ये एक लंबा प्रोसेस था इन चीज़ों का। तो मैंने फिर बताया कि इस चीज़ में बड़ा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम ये बता सकते हैं कि अभी अगर वीक ब्लीक है अगर अभी का स्टेटस, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनकी वजह से पता चल रहा है कि इट हैज स्टार्टेड चेंजिंग, द स्टेटस हैज स्टार्टेड चेंजिंग। तो फिर जो है ना, फिर मैं अपने थीसिस की तरफ इसको लाया। देखें यहां से शुरू होके यहाँ तक बात में कोई भी डिसकनेक्शन है कि मतलब किसी बात को मैं हवा में बताया पर अगली बात कनेक्ट नहीं है उसके साथ। नो No, सर। sir. तो कुछ समझ आ रहा है कि आपकी जो बात है वो आपको पूरा जो आपका थीसिस है या आपके ग्लिम्पसेस हैं, अगर आप शुरू करने वाले हैं ग्लिम्पसेस को, तो उसी तरह आपके टॉपिक की तरफ जाने चाहिए आपकी बातें। जी सर। और आपका जो स्टार्ट होगा वो आपको आस्ते आस्ते करके टॉपिक के ऊपर आप ले जा रहे हो उसको। ये कुछ लोगों के वीकनेस अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा इसमें आप लोग। आगे बढ़ूं। अब देखिए पहला थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच का था हुक आफ्ताब साहब का। अब यही टॉपिक सेम नेचर का थोड़ा सा एक और तरीके का हुक हमें हमने हमें देखने को मिला। जी अताउल्ला सर, एक साल है, तीसरे स्टेटमेंट एज इट लिखेंगे इंट्रो में या वर्डिंग चेंज करना मस्ट है? नहीं नहीं, तीसरे स्टेटमेंट जो आपने आउटलाइन में लिखा होता है जो आप इंट्रो में पर लिख लेते हैं, असल में तो ये है यही। मतलब इसको आप चेंज के आप आउटलाइन में अपने ऐसे वाले चीजों को फिर उधर दिखा रहे होते हैं। आउटलाइन में आपने लिखा है, फिर थीसिस में अलग, तीसरे इंट्रो में अलग तीसरे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वो तो वही की वही चीज लिखेंगे। आउटलाइन में जब आप दिखाते हैं तब यहां से ही उठा के उसको दिखा रहे होते हैं कि मैंने इंट्रो में ये तीसरा स्टेटमेंट लिखा है। क्या सबको समझ आ रहा है ये बात? जी सर। जी सर। कि आप आउटलाइन में असल में यही सेम टू सेम तीसरे स्टेटमेंट को वहां शो कर रहे होते हैं कि मैंने वहां इंट्रो में ये थीसिस लिखा है मैंने अपना। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखें, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ 2013 और 17 में आया है, सेम टू सेम। देखें टॉपिक है, बार बार अलग अलग बातों से आ रहा है, अलग अलग नेचर से आ रहा है। अब इसको देखें, इसका थीसिस कैसे बनाए। कौन पढ़ेगा इसको या पढ़ेगी? सर मैं पढ़ूं? जी। The current situation of gender inequality in all walks of life manifests that gender equality is still a myth in contemporary society. Nevertheless, it can be achieved if hurdles in its way are removed through pragmatic and holistic measures. तो मतलब है मैंने ये लिया है स्टांस यहाँ पे कि अभी अगर देखें तो ये वाकई में थे, लेकिन अगर कुछ हर्डल्स हैं इनको रिमूव किया जाए तो ये एक रियलिटी बन सकता है। ठीक है ना? जी सर। तीसरे स्टेटमेंट में किसी को इशू? किसी को नो नहीं है, सर। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि फैक्टर शोइंग दैट जेंडर इक्वलिटी इज स्टिल अ मिथ, ये था। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, मतलब हर्डल्स बताएं कि क्यों है ये मिथ, असल में हर्डल्स बताएं या क्यों है स्टिल अ मिथ। देखिए फैक्टर्स फॉर मेकिंग इट अ मिथ। ओके, वर्डिंग आपका अच्छा हो, इस टॉपिक से इस तरह से टॉपिक से निकाला हुआ हो। और pragmatic measures to ensure that gender equality becomes a reality। अगर ये मैथ है तो इसको रियलिटी कैसे करेंगे, ये आपका ब्रेकडाउन था। अब इंट्रोडक्शन यहां से देखें इसका, मैं अब अभी पहले बताऊं कि किधर है इसका वो किधर है थीसिस स्टेटमेंट। इसका थीसिस स्टेटमेंट किधर है? ये देख रहे हैं आप लोगों को एंड पे, सिंपली पुट, और ये थीसिस स्टेटमेंट एंड पे डाला है। देख रहे हैं आप लोगों को? जी सर। अब जी ये सर। एक एग्जांपल है कि सर कैसे थीसिस में एंड पे डाला है, हुक दे के हुक से
कैसे उसी बातों पे हम आ गए हैं कि पाकिस्तान में एक मेते पर समराइज करने की तरफ कैसे आ गए हैं, इसको कोई पढ़े जी। सर पढ़ूं? जी अनिला। The world of 21st century has witnessed tremendous achievement due to advancement in information and communication technology. Humans have started exploring other planets, but on its own planet, they still face a serious issue, gender inequality. मतलब ये हम उस Gender यही बोल रहे होते, equality, सॉरी सॉरी आपको काट रहा हूँ, हमने आम जुबानी बोल रहे थे कि दुनिया कहाँ जी पर जी पहुंच गया है और आप अभी तक ये मसले में फंसे हुए हैं। ये असल में ये जो होप होते हैं, कभी कभी आपके वही जो जनरल हम डायलॉगे मार रहे होते हैं, ये वही असल में होते हैं। हम जो बोलने नहीं हो रहे होते कि दुनिया चांद तक पहुंच गए और आप अभी भी उन मसलों में फंसे हुए हैं। तो मैं यहाँ यह दिखाया कि इंसान ने कितने तरक्कियां किए हैं, वो 21st सेंचुरी में कितना एडवांसमेंट लाया है, कितना ह्यूमन ने तरक्की किया है, लेकिन फिर भी सर ये जी सर हम क्लाइमेट चेंज में भी ये वाली स्टार्टिंग लाइंस लिख सकते हैं। एग्जैक्टली गुड। इस तरह से मतलब आप कुछ हो कैसे अपने लिए वो देखते हैं जो आपको पसंद आता है, पर आप ये देखते हैं कंपेरेटिव एनालिसिस से कि इसको हम और कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं। गुड। तो ये देखें इस तरह, ये नोट क्या करें चीजों को आगे। Gender equality, a fundamental principle inherent in numerous international declarations and conventions, remains an elusive reality in contemporary society. अब देखें, Despite सॉरी the rhetoric, सॉरी 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 मैं आपकी बात जी काटता जा रहा सर हूँ आप बार बार। एक्सप्लेन करें, आप करें। जी नहीं नहीं, अच्छा है आप पढ़ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर, मैं जानबूझ के आपको दरम्यान में पढ़ा ये कह रहा हूँ कि पढ़ें, तो ताकि हम एक साथ भी तो काम करें ना कभी कभार। अच्छा, देखिए आप फिर अनिला ने ये पढ़ा। अब देखिए से आहिस्ता से करके बात भी अपनी बात पे भी ले आया, पहले यहाँ से जनरल शुरू किया, पे जनरल इनइक्वलिटी पे इशारा दिया, फिर बताया कि ये चीजें हैं, फिर भी अभी भी एलूसिव ड्रीम है जेंडर इक्वलिटी, डिस्पाइट की चीजें एग्जिस्ट करते हैं। फिर डिस्पाइट द रेटोरिक ऑफ आर एडवोकेटिंग ये एंड ये द प्रिवेलिंग लैंडस्केप इज मेयर्ड बाय सिस्टमैटिक डिस्पैरिटीज अक्रॉस पॉलिटिकल सोशल एंड ये। अब मतलब पहला जो पोर्शन है ना, मैं इसकी तरफ यहाँ आ रहा हूँ, समराइज करने की तरफ आ रहा हूँ, और पहले सेक्शन की तरफ आ रहा हूँ कि कैसे ये एक ये है, मिथ है। और फिर अभी यहाँ समराइज शुरू हो गया, यहाँ से समराइज की तरफ ट्रांजिशन था। समराइज करें यहाँ से, द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स इन द पोजीशंस ऑफ पावर कपल्ड विद ये हाइलाइट्स द coupled with ये highlights the pervasive nature of inequality further unequal economic opportunities even ये मतलब समराइज देखें क्या हुआ है, लेकिन होप आप लोगों को समझ आया कैसे यहाँ से यहाँ तक लाया है इसको। असल में हो कि जी यहाँ सर, से यहाँ तक ही था। कोहेरेंस को, जी हाँ सर जी समझ हाँ। आया। असल में ये हो कि ये पहले दो ही सेंटेंस, पहला ही सेंटेंस था यहाँ, पहले ही दो, दूसरा तो है ही ये पूरा आपका अपना स्टांस कि पहला जो आपका सेक्शन था कि कैसे एक रियलिटी अभी तक नहीं है, एलूसिव रियलिटी मतलब अभी भी ड्रीम है, ये एक मिथ है। फिर ये फिर यहाँ तक ला के क्योंकि समराइज करना तो आप सीख चुके हैं, एंड पे थीसिस पुट करते हैं। अब तो सांस नहीं चढ़ेगा ना आप लोगों को इंट्रो लिखते हुए। सर एक नहीं। सवाल। उम्मीद तो नहीं होगा। सर मतलब इंशाल्लाह। किसी स्टेटमेंट को हम लोग एंड पे भी लिख सकते हैं और जर्नल लाइंस के बाद भी लिख सकते हैं। व्हाई नॉट, यस यस। थीसिस स्टेटमेंट को यहाँ भी लिख सकते हैं, मैंने मतलब स्टार्ट में भी बताया ना। स्टार्ट में मैंने जो बताया अभी यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है, मैंने स्टार्ट में क्या बताया कि होक, फिर होक से समराइज करने की तरफ ग्लिम्पसेस, फिर थीसिस, या होक फिर डायरेक्ट थीसिस, फिर समराइज, फिर या चौथा होक थीसिस समराइज, फिर एंड पे फिर से होक को जो है ना इन अदर वर्ड्स सिंपल करके थोड़ा और शार्ट करके बंदा लेके इंडोर्स करे। वो थोड़ा सा ज्यादा आखिरी लेवल है कि बताओ, आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो आप ये इंडोर्स करना भी फिर सीख जाएंगे, लेकिन सर उस एक वक्त से क्वेश्चन, पहले तक। जी मैं कंप्लीट करूँ, लेकिन उससे पहले तो जो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करें कि पहले होक फिर थीसिस दे दें या ग्लैम्सिस खत्म करें, ग्लैम्सिस पे खत्म। अगर नहीं कर सकते इस तरह, होक ग्लैम्सिस की तरफ आए, फिर एंड पे थीसिस। और अगर वाकई अच्छा करना चाह रहे हैं तो जो चौथा मतलब वो है कि होक थीसिस फिर ग्लैम्सिस फिर हुक का रीस्टेटमेंट, और वो लेकिन इन अदर वर्ड्स। जी आप बताएं।
सर इस बात में कितना सच है कि एग्जामिनर आपको इंट्रोडक्शन के फुल स्टॉप तक पास और फेल कर देता है? देखें, एग्जामिनर अगर आउटलाइन आपका रिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं आउटलाइन तो आगे क्यों जाएगा? क्योंकि आपका आउटलाइन रिलेवेंट नहीं है तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है। अब आउटलाइन आपका रिलेवेंट था, ब्रेकडाउन ओके है, फाइन, और आपको आगे ये एग्जामिनर आगे इंट्रो पे, इंट्रो पे आपकी गलतियां हैं, आपने थीसिस अपना जो आपका स्टांस है, जो आपका थीसिस है, जो आप स्टांस वगैरह वो बशीर साहब बार बार बोलते हैं, जो आपका मुद्दा है वो तो आउटलाइन से उसको समझ तो आ गया, लेकिन यहाँ कैसे आपने उसको एक थीसिस स्टेटमेंट का शक्ल दिया है, कैसे आपने बिस्मिल्लाह किया है, किस तरह आपने समराइज किए हैं पॉइंट्स को, आपका कितना अच्छा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में तो अगर आपको आता ही नहीं है तो आपके गलतियां होंगे, आपके ग्रामर की गलतियां होंगे, आपके स्ट्रक्चर की गलतियां होंगे, सेंटेंसेस फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस होंगे, स्प्लाइसेस का मसला होगा, कामा स्प्लाइसेस, बहुत सारे इश्यूज होंगे, आपके पैरेललिज्म का इशू होगा। तो ये आप एक ही इतना लंबा पैराग्राफ है, 1.5 पेज का लिखते हैं, 1.5 नहीं मतलब एक पूरा पेज और एक पेज का 1/3 ऊपर वाला। तो जब इतना लिखते हैं तो एक बंदा इसको पढ़ के एकदम से पता नहीं चलता कि बंदे में कितना वो है, पोटेंशियल है। पता चलता है। तो बस आप भी तो पढ़े तो पता चलता है ना। तो एग्जामिनर को पढ़ के क्यों नहीं पता चले? अगर यही इसमें ही इशू आ जाए, आपके कामा के इशू आए, सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू हो, पैरेललिज्म का इशू हो, आपको बेसिक इंग्लिश रूल्स नहीं आते हो, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का इशू हो, तो वो आगे क्यों जाए? ठीक है, इसलिए गॉट इट। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यूएन एज फेल्ड टू डिलीवर। मुझे लगता है ये 4 घंटे का लेक्चर होगा आज, जब मैं अपलोड करूंगा इसको यूट्यूब पे, और आप लोग डर से देखेंगे भी नहीं कोई। हालांकि लोग 10-10 घंटे के भी वीडियोस देखते हैं जो काम के होते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कितना नहीं सर, हम देख कर लेंगे, लेते हैं। देख देखेंगे सर। लेंगे। अच्छा, देखेंगे सर। बिल्कुल। आप बहुत मेहरबानी आप। हाँ सर, मैं अरे, बता पाया। अच्छा, तो यहां से देख, द यूएन एज फेल टू डिलीवर, ये एक टॉपिक है, अमरुद राजा साहब मॉक में दिया करते थे, तो मैंने यहाँ पे ही इनको आउटलाइन में को बुक में डाल दिया इसका। द यूएन एज फेल टू डिलीवर। अब देखें, फैक्टर्स मैनिफेस्टिंग दैट यूएन एज फेल टू डिलीवर, क्यों डिलीवर करना फेल हुआ है ये, वाई इट इज फेल टू डिलीवर, और मेजर्स क्या लिए जा सकेंगे इसको। आप लोग अभी सजेस्ट करें कि अगर यूएनओ फेल हुआ है तो इसका स्टार्ट हम कैसे ले सकते हैं वैसे। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा जी सर। बर्दाश्त करें। ये आप लोगों को अगर कुछ अज़म नहीं भी हो रहा हो ना एक साथ, कि आप लोगों को ये दिख रहा हो कि ज्यादा चीजें हो रहे हैं, तो ये असल में सेव होके फिर अपलोड हो जाएंगे, बार बार आप इनको फिर देखते रहें, लेकिन बार बार शाहान नहीं होगा। मसला ये है, यूट्यूब वीडियो होगा बार बार, शाहान नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग इस वक्त का फायदा उठाएं। ठीक है, जी सर, जरूर। वरना लोग फिर आप लोगों से 10-10 हज़ार रुपए लेके महीना यही चीजें आप लोगों को 8-8 महीनों तक जलील करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग जिनको जिनको इशू होता है, जी सर। मसला नहीं है, वो अपने काम करें, नमाज पढ़ें, लेकिन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा, अब देखिए, यूएनएस फेल टू डिलीवर हमने कहा, आप लोग खुद अभी सजेस्ट करें, वैसे अभी बैठ के हम लोग बनाते हैं कि अगर हमने अपना पूरा स्टांस सही है कि फेल हुआ है, तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं यूएन वाले को। आप लोग कोई सजेशन दे। सर इसमें हम स्टार्ट इस तरह से ले सकते हैं कि यूएन के कयाम का मकसद क्या था। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और कोई? हम ये भी देखेंगे सर, अगर यूएनओ है तो फिर ये जो है वार वगैरह क्यों नहीं मतलब रोक रहे हैं, मतलब इससे भी हम जो है स्टार्ट ले सकते हैं। गोट, इसका मतलब है कि गोट आपको नदीम नदीम और जैनब इन दोनों ने बहुत अच्छे ओपनिंग दी, मैं आगे सर फिर जाऊंगा ही नहीं। एनेक्डोट सर से भी मोहम्मद बता सर। सकते हैं कि जो करंटली वॉर्स चल रही हैं तीन अभी तक तीन वो सॉल्व नहीं तीन हुई हैं। तीन आ गए, तीन आ गए, गुड गुड गुड। सर मैं क्यों ना मैं आप लोगों के जो मशवरे हैं देखें इसी तरह। गुड, ये तो जान आ गया लेक्चर में, जान आ गया, इस तरह करते रहे। तो आप, डिफरेंट रीजनल डिस्प्यूट्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं कि अभी तक जो गुड, है वो जैनब प्लीज ने हैं। बताया कि इसका मकसद बताएं, और नदीम ने बताया कि जंग दिखाएं, द वार्स दिखाएं, क्योंकि उसको दिखा करने से ही पता चलेगा कि ये तो जंग नाकाम हो गया ना ये। अनिला बता रही है कि, जी अनिला, फिर बताएं क्या बताया आपने।
तो ये रीजनल कन्फ्लिक्ट्स जो चल जी, रहा है, ये रीजनल ऑनगोइंग वॉर चल रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑनगोइंग वार, मतलब वही नदीम वाली बात है, लेकिन आपने इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दिया आइडिया को कि अच्छा सर। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। और आपने ये भी बताया एनेक्डोट, एनेक्डोट में क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल ना? सर हम स्पेसिफिक कर सकते हैं, जैसे पैलेस्टाइन और हम्म। अच्छा, अभी उसकी देखिए हम वॉर चल कैसे रही कैसे शुरू कर थी, सकते हैं। अच्छा, जब भी आप इंडिया। आप सोचते हैं, आप अपने अपने जुबान में सोचें, चाहे फिर उसको कन्वर्ट कर। आप अगर स्टार्टर है ना, आप अगर स्टार्टर हैं, आप लोगों को एक हिंट देता हूं, आप लोग कैसे हुक लिखना शुरू कर सकते हैं एनेक्डोट स्टाइल वाले। आप पहले उस किस्से को अपने जुबान में लिखें, उर्दू में आते हैं तो उर्दू में लिखें, चार पांच ही तो लाइन होते हैं, फिर उनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करें। ठीक है? आप जब स्टार्टर हैं, क्योंकि आपको जो सेंस इंग्लिश उर्दू में आ रहा होता है ना, वो इंग्लिश में फिर आप जब सोच रहे होते हैं तो आपको घबरा जाते हैं, गलतियां करते हैं। सही है? तो पहले अगर एनेक्डोट स्टाइल का कुछ लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो आप पहले सोचें। पहला स्टेप है आपका कि लिखना क्या है, व्हाट टू राइट। ये देखिए आपने कर लिया या सर ऊपर ही बता दिया जी। अच्छा सर, हम इसमें अपना जो हिस्ट्री है यून का बैकग्राउंड इसमें बयान कर सकते हैं यस यस, स्टार्टिंग यही में। ना। यही जो जैनब ने बताया कि मकसद बताएंगे ना, तो आपका नाम क्या है? अच्छा, गुलखान आप बता रहे गुलकान हैं। सर। जी, जी सर। तो आप असल में वही बात कह रहे हैं ना कि बैकग्राउंड। जी गुड। मतलब बैकग्राउंड बता रहे हैं जी कि कितना जंग था, क्या था जिसको से ये बना। जी। लेकिन अभी भी तो वो चीजें चल रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि ये तो अभी नाकाम है फिर। ठीक है ये सर। असल में मकसद, ये जो जैनब ने बताया, आपकी बात थोड़ा सा उसका नजदीक नजदीक घूम रहे हैं, मतलब ये एक ही चीजें हैं, हाँ? ठीक है सर। अच्छा, अब देखें हम लोग एक एक करके ट्राई मारते हैं, पहले ओरल अंदाज में, मतलब जैसे वैसे ही बोलते हैं। तो अगर हम लोग एनेक्डोट से शुरू करें, मकसद से शुरू करें, तो हम ये बताएं कि देखें, यूएन अगर 1945 में बना वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसका मकसद ही यही था कि जंग को रोकना है और इंश्योर करना है पीस को। अगर रिसेंट टाइम में दुनिया इतने जंगों की तरफ जा चुका है और इतने जंग अभी चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो इनसे ये साबित होता है कि ये फेल हो गया है। ये जो मैंने अभी जुमले दो तीन बताए, आप लोगों को सबको सुनाई दिए? जी सर। जी जी सर। सर। क्या उन सब जी सर। बातों, वो सब बातें जो मैंने बताया, क्या वो इस टॉपिक की तरफ मुझे नहीं ले गए कि द यूएन इज फेल टू डिलीवर? जी सर। मतलब बिल्कुल सर। एक तरीका ये था कि मैं यही बातें अब इंग्लिश में लिख लूं। अब मैंने उर्दू में ये लिख लिए बातें, सोच के पहले सोचे, फिर उर्दू में लिखे, अगर मैं अनकंफर्टेबल हूँ इसमें इंग्लिश में, फिर मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए। अगर मैं इंग्लिश में इतना प्रैक्टिस है, तो आपने डायरेक्ट सोचा और इंग्लिश में लिख दिए, पहले रफ में, फिर इनको बेहतर किया। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी सर। मतलब जैनब आपका हो गया ये मकसद वाला। इसी तरह बैकग्राउंड भी आपका इसी में गुलखान आ गया कि हमने बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 में इसको बनाया गया कि ये काम करे। ओके। अब नदीम ने कहा और अनिल ने भी कहा कि आप लोग क्या करें, वार्स दिखाएं। अब क्या वार्स दिखाएंगे? आप ये दिखाएं कि अगर जंग शुरू इस तरह से करें कि शुरू कैसे करेंगे, एक ये एनेक्डोटल भी होगा इस तरीके से, और ये सारे एक ही स्टाइल है, ये जैसे कि आप मतलब डराएं कि जंग दिखाएं। जंग कैसे दिखाएं? आप बोलें कि फलस्तीन में अभी भी लोग जलील ख्वार हैं, मिडल ईस्ट और सीरिया में, सीरिया तो अभी खैर थोड़ा गुजारा हो गया, उस वक्त अगर था तो सीरिया में भी जो मतलब जंग जदल चल रहा था। और जो जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनका नाम लेके, यूक्रेन का बताएंगे आप। ठीक है? और फिर आप बताएं इकोनॉमिक जो वारफेयर चल रहा है, ये ट्रेड वॉर। ट्रेड वार चल रहा है, इनको इशारा करें इनकी तरफ। और जो मिजरीज है, मतलब जिन जो यूएन के काम थे ना, उनको दिखाएं एक ही सेंटेंस में पहले कि देखें दुनिया कितने तबाही में है अभी, कितने इन इन मसलों में फंसा हुआ है, आप इनको दिखाएं। फिर आप बताएं कि यूएन का कयाम ही तो था कि इन चीजों को खत्म करे, अगर अभी तक ये खत्म नहीं कर सका है, इसका मतलब है कि इट इज फेल है। फेल। फेल है। तो गुड। अभी समझ आया आप लोगों को कैसे हमने इसको लाया? जी जी सर। सर। जी सर। तो जी सर। यही 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 हुक यही तो होता है। आप लोगों को आप लोगों को ये दिख रहा है ना स्क्रीन जी सर मिस दिख वर्ग रहा का? है। जी। जी जी सर, ओके सर। दिख ओके। रहा है। ओके ओके। ओके, अभी सबको मतलब समझ आ गया कैसे हम किसी चीज का हुक दे पा रहे हैं। आप लोग तो भाई माशाल्लाह बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं, एकदम से चीजें कैच कर गए आप लोग। अब देखें कि आप लोगों के ही हिसाब से शायद ये हुक आ गया। अब इसको पढ़ें, कौन पढ़ेगा या पढ़ेगी इसको? कोई वॉलंटियर? जी सर।
जी गुलशेर, पढ़ें। Sir, having finished the deadliest war in history, claiming the lives of more than 550 million people, the leaders of the world, exhausted and frightened by the horrific events of World War II, united to form an organization that would prevent such future wars and conflicts. Full stop. हाँ Should I continue? जी जी। Acha, this led to the formation of the United Nations organization UNO. Although it has some achievements to its credit, the UN has failed to materialize its aims and objectives on बस various बस बस fronts बस due बस। to असल में आल्दो के बाद जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका हुक है। अब देखें इसका हुक, सॉरी, थीसिस है। अब यहाँ देखें, पॉलिटिकल काजेज नहीं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जिसको मैंने टाइप करने के लिए दिया हुआ था ये, तो उसने ये गलत लिखा था। तो अच्छा, अब यहाँ देखें, ये आप लोगों ने जो एग्जैक्टली बात कही, ये बात यही लिखा हुआ है कि नहीं? जैनब, आपने जी जो बात सर। कही, गुलखान आपने। जी सर। जी अब सर देखिए, आप बिल्कुल। लोग जो अनिला और नदीम ने बताया, जी उनका सर। भी लिख सकते थे हम जी लोग। सर, लिखा हुआ है। तो देखें, हुक इतना मुश्किल चीज नहीं है। यही चीजें जो आप लोग सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ इसमें डर होता है लोगों में। तो यही था। आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़े। या आप लोग फिर से, अगर किसी को ये स्पीड दिख रहा है ना, चीज के हम स्पीड में जा रहे हैं, तो वो फिर से रिपीट में इन चीजों को देख ले, तो उसको ज्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा। अब देखें, द यूएन एज बिकम मोर नेसेसरी देन एवर। अब ये एक टॉपिक है जिसे ये दिखा रहा है कि यूएन का बहुत अभी अशद जरूरत है। क्यों जरूरत है? लाजम सी बात है, मसले ज्यादा है ना। क्या आप लोगों को टॉपिक समझ आया? जी सर बिल्कुल। ये भी जी सर। अमूद रहमान रांझा साहब जी जी सर। सर। नोट्स वगैरह में दिया करते हैं, तो ये अटेम्प्ट किया। अच्छा, ये टॉपिक सॉरी है, ये नहीं, इनका नहीं, मैंने आउटलाइन आप लोगों को दिखाया है। अच्छा, अब ये एक टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट का, जो हम डर रहे होते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हो या आपका इशू, हुक एक ही जैसे होते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब ये देखिए क्या टॉपिक है। जी, कोई मेरे साथ आ जाए फिर। कौन? सर नहीं गुलशीर, जी आप किसी और को मौका दें सारे, ताकि नींद में ना हो। ठीक है जी सर। जी सर। सर, मैं रीड सर करूंगी। जी, कौन है आप? पढ़ूं? सर नीला। अनिला जी, अनिला आप तो वापस आ गए। कोई और? ज- इसका मतलब कोई सिर्फ और देख पांच छह ही सर लोग हैं, तो नोटेड। सर सर मैं सर पढ़ सर। लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। जी फराज साहब, आप पढ़ें टॉपिक सर, को। आर वी लिविंग अ बेटर लाइफ देन आवर फोरफादर्स? हाँ, ये कह रहे हैं कि क्या हम अच्छा जिंदगी जी रहे हैं अपने पूर्वजों से? तो अभी देखें, आउटलाइन कैसे बनाया गया है कि इंट्रोडक्शन, एलोबोरेटिंग द फ्रेज अ बेटर लाइफ। काउंटर थीसिस दिया है कि एस्पेक्ट्स इन विच और फोर फादर्स आर बेटर देन अस, काउंटर पर्सपेक्टिव। ये तीन चार बातें कहें। फिर वी आर सर्टनली लिविंग अ बेटर लाइफ देन आवर फोर फादर्स इन मल्टीपल वेज। अब हम उनको ये दिखाना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हम कितना सिक्योरिटी के हिसाब से, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ, सोशो कल्चरल प्रोग्रेस। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे जब आप लोगों को एक लेक्चर लूंगा, तो आप लोगों को फिर समझ आएगा ब्रेक डाउन कैसे हुआ है। और ये वही पेशल एनालिसिस ही है जो आप लोगों ने सीखा हुआ है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, और क्यों, फिर रीजंस वाई। एक पैराग्राफ दिया हुआ है एंड पे कि वाई आवर लाइव्स हैव बिकम बेटर देन, क्यों है ये। तो फिर मैंने तीन चार मेन फैक्टर्स बताए हैं, फिर कंक्लूजन। ये बैकग्राउंड आप लोगों को समझ आ गया और बात समझ आया, आर्गुमेंटेटिव ऐसे करता नेचर। और ये मेरा ये था स्टांस के हम ज्यादा अच्छा जिंदगी जी रहे हैं अपने पूर्वजों से। तो अभी आप लोगों का क्या सिस्टम हो सकता है कि कैसे इसको स्टार्ट लिया जा सकता है इसका? जी, फिर से आप लोगों का सर, एक्टिव चाहूंगा मैं, एक्टिव पर्स। जी जो वे ऑफ लाइफ था पुराने जमाने का, तो उसका और आज का जो इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं, कंपैरिजन के साथ कुछ मिसालें, एग्जांपल्स। गुड। आपने कहा कि कंपैरिजन विद एग्जांपल्स। गुड। जी इस तरह से, इसी तरह पहले आप सोचेंगे, पहले आप सोचेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, फिर कैसे करेंगे वो अलग बात है। पहले आप सोचेंगे। गुड, ये आपका पहला स्टेप होता है।
टॉपिक को देख के आप सोचेंगे कैसे कर। अब ये जितने आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ये क्या करना है कैसे करना है ये आपका उतना ही रिफाइंड होता जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को ये बात जो मैं कह रहा हूँ? जी सर। जी जितने सर। ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे जी उतने टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे, उसको आपको ये लगे पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक है तो मैं इसको इस तरह स्टार्ट करूं, ये है तो इस तरह स्टार्ट करूं। फिर आप क्या करेंगे, आप अच्छे अच्छे रीडिंग्स करेंगे। फॉर एग्जांपल वेल ड्यूरेंट को पढ़ा आपने, आपने देखा उसने कैसे इस टॉपिक को स्टार्ट किया। वेल बर्ट्रैंड रसल को पढ़ा आपने, किसी एक और राइटर को पढ़ा, किसी भी की भी किताब पढ़ रहे हैं ना, किसी का भी आउटलाइन पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो जो टॉपिक है आप ये नोट करें कि उसने कैसे शुरू किया है। तो आप जितना मैंने आपको लोगों को बताया ना कि आप लोगों के लर्निंग का एक प्रोसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि किसने क्या किया हुआ है, और आपको ये पता हो ना किसने किस तरह किया हुआ है चीज को और मैं किस तरह करता हूँ, तो आप मतलब एक अच्छे लर्निंग के फेज में से गुजर रहे हैं। कंपेरेटिव जो टेक्निक है ना लर्निंग का वो यही होता है। क्या याद है आप लोगों को कुछ चीज? जी सर। तो ओके, कोई और सजेस्ट करें। सर इसमें अगर हम इस तरह भी कर सकते हैं, जो पास्ट इवेंट है जिनमें हमारे फोर फादर्स जिनको डिफिकल्टी पेश आया था, उसको भी यहाँ पे हम एनेडोट के मतलब इससे जरिए या शुरू कोई करें, ऐसा। डिफिकल्टीज विद आवर फोर फादर्स। सर जी। जी। सर जी टेक्नोलॉजिकल मतलब अभी स्पेक्ट्रम चाह रहे ना। मतलब हर चीज इशारत कने भले तरारा ಈ चीज रही कि मसल मतलब चूनिया में शुरू भी कने कि चीज टॉपिक आ चीज गोष्ट कने आत ये एस्पेक्ट बूत करना, टेक्नोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज बूत करना, हर चीज बूत करना। डिफिकल्टीज आपके कुछ भी हो सकता है, कंपैरिजन अच्छा कोई भी सर। हो सकता है, आप वो आपकी मर्जी होती है फिर आप किस हवाले से बात करते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो टेक्नोलॉजी या डिफिकल्टीज वगैरह हैं सर, इनको हम थीसिस में नहीं लाएं जी आप थीसिस में स्टार्टिंग? लाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप यहाँ क्या करें, यहाँ पे आप जो बेटर लाइफ आप डिफिकल्टीज दिखाएं बेहतर है। मतलब आप क्यों अच्छा सर। हुए क्या हुए वो तो इतने ज्यादा बातें तो हुक्म में थोड़ी करेंगे ना, आप कम से कम अच्छा बातें करें, अच्छी अच्छी चीज एग्जांपल्स बेहतर तागोल शेर का, डिफिकल्टीज भी एग्जांपल ही है असल में। जी सर। ठीक है। अब हम अगर देखें तो वापस जाते हैं पीडीएफ पे। जी पढ़ें। हाँ। जी सर। Imagine the life of primitive man in the state of nature. It was dark, nasty, and brutal, where man was in search of security from other creatures as well as from the brutalities of fellow beings. Having been prone to false diseases, man used to die due to negligible health issues. With the passage of time, he started to tame the forces of nature for his own benefits. This did not end his challenges, as he was still vulnerable to injustices and brutalities of other men. Since then, mankind has been trying to establish a world where peace and stability would prevail. The prosperous life we live today is a result of the constant struggle of our ancestors from the state of nature to the contemporary digital world. बस There बस। is no जी फराज okay, साहब, अब देखिए यहाँ से okay, मैंने sir. उसको केस से एक सीक्वेंस के साथ, पहले मैंने बताया वो नेचर अगर स्टेट के मैं असल में पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें जब हमने ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा था तो होब्स लोकी रोसो इनके हवाले से, तो उनमें से वो कहते थे कि इनमें से पता नहीं किसका, मैं तो भूल गया अभी किसका वो स्टांस था कि जो स्टेट ऑफ नेचर था ह्यूमन जिसमें शुरू शुरू में था वो डार्क नेस्टी और ब्रूटल था। अगर किसी का भी पोल साइंस Orbs, orbs, होप्स orbs, होप्स orbs, sir, orbs. गुड, क्योंकि सर मुझे तो होप्स था, सालों हो होप्स। गए हैं अभी भूल गए। तो ये ओब्स जी, तो मैंने उससे देखिए शुरू कर लिया, उसके बड़ा मतलब मुझे याद था जहन में था, तो इसे देखे उधर से मैंने फ्रेमवर्क लिया कि देखो वो भी तो बोलते हैं, तो उससे मैंने ऐसे लाया उसको। मैंने कहा इमेजिन करो कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान कैसे रहता था, इट वाज डार्क नस्टी वेयर मैन जो है ना वो सर्च ऑफ सिक्योरिटी में था, अदर क्रिएचर से भी और खुद दूसरे लोगों से भी। फिर मैंने वो ये जब सिक्योरिटी बताया, पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है इस चीज का या सिक्योरिटी एस्पेक्ट है जिंदगी का, फिर उसके हेल्थ की तरफ में लाया, तो वो तो छोटे छोटे चीजों से मर जाता था। फिर मैंने कहा जब टाइम गुजरा तो उसने टेम करना शुरू किया, मतलब इनको रामा करना शुरू कर दिया फोर्सेस ऑफ नेचर को, जो मतलब बारिशें हवाएं चीजें हैं उनको अपने बेनिफिट में यूज करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ,
लेकिन उससे उसके वल्नरेबिलिटीज और चैलेंजेस अभी भी खत्म नहीं हुए। तो उसके बाद से वो अभी तक ट्राई कर रहा था कि वो इस तरह के सिस्टम एस्टेब्लिश करे कि वो अच्छा जिंदगी उसमें जिए, खुश इखलाक जिंदगी जिए। उसके लिए उसने बहुत से जो अभी आजकल हम प्रोसेस, उसने बहुत से स्ट्रगल किए स्टेट ऑफ नेचर से। कंटेम्प्रेरी डिजिटल वर्ल्ड में जो उसका सफर है वो बहुत तगदू से भरा हुआ है। और फिर मैं आया कि आज हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आज हम एक बेटर लाइफ जी रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, एनहांस सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड कल्चरल ये एंड बेटर। ये मेरा थीसिस था। तो अभी आपको समझ है कैसे शुरू से लेके थीसिस तक लाया बंदे को, जी सर। गुजारा जी हुआ। सर, समझ जी आया। सर। हम्म, आई होप गुजारा हो रहा है आप लोगों को। ये खुद से मैंने लिखे हैं, उस वक्त चैट जीपीटी नहीं हुआ करता था 2021-22, उस टाइम पे जब मैं क्या करता था। ये कहाँ कहाँ से लेके मैं दे बता रहा हूँ ना, यही आप नोट करते हैं, प्रीवियस नॉलेज अपना यूज करते हैं, और अच्छे अच्छे राइटर पढ़ते हैं तो उन्होंने कैसे लिखा हुआ है वो आपको फ्रेम, अभी देखिए इसको देख के आपको फ्रेमवर्क मिला कि नहीं। कोई अब इस तरह का टॉपिक है, आप इस तरह का अपना सोच अप्लाई करके लिख लेंगे। मैं अब और आपको एग्जांपल्स दिखाता जाऊंगा कि कैसे कहाँ से मुझे ये अंदाजा मिला कि इस तरह लिख सकते हैं, और कैसे मैंने अपना पर नॉलेज यूज करके उसको यूज किया। समझ आ रहा है आप लोगों को कि हुक बनाते खुद से जी कैसे हैं, जी सर। और खुद बनाना हुआ तो, और दूसरों को यूज करके कैसे अपने मदद अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। जी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। जी सर। ओके। ओके, अब देखिए पीसेज में, अब यहाँ ये एक ऐसा नेचर टॉपिक है कि यहाँ हुक मैंने दिया, फिर मैंने वजीर आपका ये हवा चल रही है पीछे, ये तो इसको वो बंद कर दें माइक को। अब यहाँ देखें क्या हुआ, यहाँ हुक दिया मैंने, हुक के बाद थीसिस दिया, थीसिस के बाद समराइज किया, एंड पे देखिए फिर से मैंने अपना स्टांस जो थीसिस है उसको रिफ्रेश किया। ये देखिए सिंपली पुट, we live a far better life than our पूर्वज forefathers in multiple aspects। समझ गए आप लोग? जी सर। इसे as a whole man enjoys a higher standard of living as compared to his forefathers। simply put we live a ये, अब यहाँ वी क्यों लगाया वो अलग बात है, क्योंकि टॉपिक ही वी पे था। यहाँ वी जनरल ह्यूमैनिटी को बोला जाता है, हम अपने सेंस में वी आई पर्सनल प्रोनाउंस यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे, मैं बहुत सुस्त था, अगर आप लोगों को शायद लगता हो कि जो पहला सेक्शन था जिसमें मैं मॉक वगैरह चेक कर रहा था आप लोगों के जो असाइनमेंट थे, उसमें मेरा एनर्जी 2/10 था। अभी मेरा एनर्जी क्यों बढ़ गया है और मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक्टिव हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं। इसी तरह आप लोगों का एक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। आगे जो पढ़ा रहा होता है, मेंटोर होता है, या जो आप लोगों को सिखा रहा होता है कोई चीज़, वो सारा चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं कि आप कितना एक्टिव हैं, क्योंकि जूम में बहुत ही एक पैसिव तरीके का लर्निंग होता है आपका। मतलब आप ना आप इतना पूछ सकते हैं, ना मैं आपको देख सकता हूँ, आपके एक्सप्रेशन नहीं देख सकता कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। इस वजह से जो पढ़ाने वाला है ना वो भी एक डल सा एटीट्यूड उसका होता है, बहुत ही लो मोटिवेशन के साथ चीजें चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है बंदा दीवारों से बात कर रहा होता है बहुत दफा। सर कहाँ से पढ़ूं? जी, आवर एजुकेशन सिस्टम इज फेज टू डिलीवर। आप लोग बताएं कि क्या हो सकता है इसका स्टार्ट, आप लोग बताएं। सर इसका ये हो सकता है कि पहले जो एजुकेशन का जो पर्पस है वो क्या है, जब वो हम बयान करेंगे तो फिर अगर वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं तो फिर हम डायरेक्टली आ सकते हैं कि इसलिए ये फेल है डिलीवर करने में। मतलब आपने कहा कि आप पहले सिग्निफिकेंस एजुकेशन का बताएंगे ओवरऑल, फिर आप इसको जी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट करेंगे और बताएंगे कि अगर पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है तो ये दिखाता है कि फेल हुआ है। मतलब जी आपने यहाँ सिग्निफिकेंट, अब आप लोगों को पता चल रहा है जो मैंने शुरू शुरू में एमएस वर्ड में लेके आता कि हम हुक में क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। देखिए हर तरह के नेचर के टॉपिक में आप हर तरह के अलग अलग हुक डाल सकते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को? जी जी सर। सर। अब हम जल्दी जल्दी में देखता हूँ मैं इसको कि हमने क्या किया हुआ है प्रेस में। अब यहाँ देखें, पढ़ें इसको। जी, पढ़ रहे थे अनिला, आप पढ़ते जाएं।
Education is at the core of human development, from Plato's Academy to Aristotle Lyceum, from Harvard of मैसेच्यूसेट Al-Azhar of Egypt जी to Al-Azhar of Egypt. These learning institutions have been the launchpad of growth and rise of nations. History bears testimony to the fact that those countries which realized the significance of education surpassed those which ignored it. Unfortunately, Pakistan falls in the latter category, neglecting its educational system since its inspection. Owing to its multiple जी आया सॉरी shortcomings, यहाँ से प्लीज स्टॉप कर दें the educational अब system of जी अनिल जी यहाँ सर, यहाँ से से तीसरी स्टेटमेंट सर। यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है। अब देखें कैसे जी सर। एजुकेशन का सिग्निफिकेंस बयान करके फिर हमने बताया कि कुछ कौम हैं जिन्होंने इस चीज को देखा तो ऊपर उठ गए और कुछ हैं जो जमीन में दब गए और उन दबने वालों में कौन शामिल है जी? पाकिस्तान। 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 तो फिर हम इसको लाए तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। समझ आया कुछ? जी सर। जी सर। गुड जी सर। गुड। तो अब आगे जाते हैं जी। तो अभी आप पढ़ लें इसको। विद द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन With the advancement of human civilization, war has become more lethal and widespread. ये कह रहा है कि जब जितना इंसान ने तरक्की किया उतना ही जो जंग है वो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा फैलाव हो गया, ज्यादा शेंग हो गया और ज्यादा खतरनाक हो गया। ठीक है। अब इसका अगर आप लोग हुक शुरू करना चाहें, इस बात पे उसको लाना चाहें जी, अभी आप लोग फिर से मैं आप लोग पार्टिसिपेशन मांगूंगा। यस बताएं। सर। सर न्यूक्लियर के बारे में थोड़ा वो देंगे ना, मतलब सर यहाँ पे सिंपली हम ये कहेंगे कि मतलब दुनिया में कौमों ने मतलब एक दूसरे को सप्रेस करने की वजह से या कि हेजमनी को बरकरार रखने की वजह से जंगें छेड़ दी हैं या कि जंगें शुरू की हैं। ना ना ये कुछ और कहिए कि जितना इंसान ने तरक्की किया उतना ही वार खतरनाक होता गया। अब जिस सर तरह यहाँ पे जैसे अब मोर डिस्ट्रक्शन, अगर आप लोगों को न्यूट्रल याद वॉर, हो, अगर आप लोगों को याद हो जब हमने कंपैरिजन किया था पूर्वजों का हैप्पीनेस का और हमारे हैप्पीनेस से, तो तो हमने प्रिमिटिव क्या टाइम किया? की बात करेंगे कि हमने उस टाइम किस कंपेरेटिव तरह से स्टाइल लड़ाई में होती चीजें ले गए कि नहीं? याद है आप लोगों को? जी 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 सर। सर तो जी ये भी तो उसी तरह का टॉपिक है जिसमें हम लोग ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले किस तरह से चीजें और अब किस तरह है। तो आप लोग कोई फ्रेमवर्क मुझे थोड़ा बताएं, मैंने हिंट दिया कि अभी हम कैसे इसको कर सर सकते हैं। सर जी सर पुराने वक्तों की बात सर करेंगे ना डिफेंस की कि बात कर रहे जब हैं। इसमें हाँ सर जब वेपन सर होते जी थे। जी बताएं भूगोश। सर इसी तो का सर हमारे अमुत साहब है सर मैं सिंगानी दौर है सर ये maniला पेटमेंट सिंगानी दौर है। गुड। अब जी ये सर। मुदीर साहब ने बताया कि अमूद साहब ने जब किला से तो उन्होंने पत्थरों का जिक्र किया था कि लोग पत्थरों से रहते, तो सर यही असल में। स्टोन एज की बात की थी ना कि ओल्ड उस स्टोन वक्त एज में सर। गुड। तो मैंने उसी फ्रेमवर्क को जो अमूद साहब ने बताया था, सिखाया था हमें अमूद साहब ने, तो मैंने उसी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए फिर अपना ये इजाद किया। तो अब ये देखें, देखिए फिर ये वही बात है, वही वाला स्टार्टिंग मैंने वेल ड्यूरेंट का अच्छा लगता था तो मैंने उसी को यूज करता था। फिर उसके बाद फिर मैं कैसे कैसे देखें अब इस टॉपिक की तरफ आया हूँ। अब इसको कौन पढ़ेगा? समीर बलोच जी सर। जी। War has been one of the constants in history of humankind, but its character has been changing with the advancement of human civilization. Plus stop. From quarreling with sticks and stones to fighting with swords, arrows, guns, bombs, and weapons of mass destruction, from single to single combat to all-out wars, the characteristics and paradigms of wars have evolved dramatically with the passage of time. बस While बस वाइल मैनी okay, आर्ग्यू दैट, अब वो मेरा थीसिस है फिर कि बहुत से लोग okay, करते हैं ये कि पढ़ो नहीं सर। वाले नहीं ना पढ़े। अब देखें खुद ओके आप लोग देखें मैं कैसे इसको थीसिस पे लाया बात को, कैसे बता बात को का सिंपल स्टाइल में बताए बातों को, लेकिन कितना जो आप लोग बताना चाह रहे थे वो मैं कन्वे कर पाया हूँ कि नहीं? जी जो सर। जी यस सर। सर। आपका हुक
आपके बातों को 100% जो आप सोच रहे हैं उनको, जिस दिन आप इस लायक हो गए कि आप जो सोच रहे हैं और आप जब लिखते हैं, 100% आपका जो सोच है वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी राइटिंग में ना, कि जो आप लिखना चाह रहे थे अगले वाले को समझ आया कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। इसका मतलब है आपका उस दिन इंग्लिश बेहतरीन बन गया है, और आपका एक्सप्रेशन ठीक हो गया है, स्ट्रक्चर ठीक हो गया है, ग्रामर ठीक हो गया है, क्योंकि आप अपनी बात को इफेक्टिव अंदाज में कन्वे कर रहे हैं। यही होता है राइटिंग प्रैक्टिस, यही होता है आपका एक्सप्रेशन, कि आप यस सर। बेहतरीन अंदाज में अपने सोच को कैसे ट्रांसलेट करते हैं राइटिंग में। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। इसलिए मैंने जी कहा सर। उसको पहले आप सोचें, फिर उसको कन्वर्ट करें। पहले अगर नहीं इतना आता तो उर्दू में कन्वर्ट करें, बलूची में कन्वर्ट करें, पश्तो में, सिंधी में जो आपको ब्रावी में जो आपको मदर लैंग्वेज है। उसके बाद फिर आप शायद इंग्लिश में कुछ इसको ट्रांसलेट करें। आपको पहला स्टेप चाहिए हो, कोई मसला नहीं। समझ आ रहा है आप लोगों को? लेकिन कनेक्टिविटी बहुत जी जरूरी है हुक्म में। आप याद रखना, जो आप बात ला रहे हैं, बात से बात निकले, और बात कहाँ तक निकले, आपकी बात पहुंचे हुक तक, या सम या ग्लिम्सिस तक। ये बात याद रखना। ऐसा नहीं कि आपने हुक दिया, हवा में जंप मारा और जंप मार के एकदम से तीसरे में आ गए, ऐसे नहीं करना। बार बार मैं आप लोग को इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का ये गलती होगा, इंशाल्लाह ये देखेंगे आप। मतलब इंशाल्लाह का मतलब ये नहीं कि जरूरी होगा, मतलब आप जब इंशाल्लाह ये जब हम चीजें देख रहे होंगे तो आप फिर ये नोट करेंगे कि बहुत लोगों का ये है मसला। ठीक है? सर, इसमें मैं कोई सजेशन या दे जी सकता हूँ यहाँ पे? जी जी सर, इसमें अगर ये हो जाए तो बेहतर होगा कि जब ओक के बाद मतलब ट्रांजिशन जो दरमियान में आता है, जिसको तीसरे तीसरे स्टेटमेंट पे कनेक्ट करता है, तो अगर इसमें ये भी बताया जाए तो शायद बेहतर होगा देखिए, कि हम समझ बार बार, पाएंगे कि जी जी, किस तरह ओक। जी जी। सॉरी आपकी बात काटे, क्योंकि फिर आपके पास वो यही था। असल में मैं यही दिखा रहा हूँ कि हम्म, ट्रांसलेशन कोई अलग चीज नहीं है, वो आपका आइडिया का कनेक्टिविटी है, कि आइडिया लाया 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 अपनी बात तक, आइडिया को कैसे लाया, उसके लिए कोई सेंटेंस या कोई ट्रांसलेशन वर्ड नहीं होता कोई। वो होता तो कब कब मैं वो बता चुका होता। मैं ये दिखा रहा हूँ बार बार कि स्टार्ट किया, कैसे बात से बात निकाल निकाल के अपनी बात पे लाया, वो असल में लॉजिकल जो फ्लो है वो आपका ओके होना चाहिए। वो आपका प्रैक्टिस से होगा। और आपका थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर है, आया आपने जो सोचा कि ये लिखूंगा ये लिखूंगा ये लिखूंगा, फिर थीसिस तक, यहाँ इस बात तक लाऊंगा, अपने आपने सोचा पहले, फिर आपने इंग्लिश में उसको लिखा, तो फिर आपको हम देखेंगे पढ़ के कि आपने वाकई अच्छा लिख सके कि नहीं। वो ही आपका वही चीज होता है, इसमें और कोई दूसरा या तीसरा तरीका नहीं है। ठीक है सर, समझ गया सर। समझ गए ना? ही ट्रांजिशन गाट कोई अलग से गाट कोई बात है, ट्रांजिशन आपका आइडिया का ट्रांजिशन है। मैं कह रहा हूँ आइडिया ऐसे स्मूथली आके पाकिस्तान जैसे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन इसको बोलते हैं, जिस तरह हमने ऊपर बोला ना कि एजुकेशन का सिग्निफिकेंस ये होता है, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो ये नहीं है। ये ट्रांजिशन था हमारा उसकी तरफ। समझ गए? ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया। बिल्कुल सर। हाँ, ओके, अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा सर। जी अच्छा सर, हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या के बॉडी पैराग्राफ में कुछ लिख रहे हैं ना। जी जैसा कि मलिया लोधी ने एक टॉपिक के बारे में कुछ कहा या ओपिनियन दिया है, तो जी। उसको सर हम मेंशन कर सकते हैं बॉडी में या इंट्रो में। हाँ, आप कह रहे हैं कि क्या बॉडी पैराग्राफ में हम लोग कोटेशन, अच्छा ये कल के मौजू हैं। आप मुझे ना जो जो आप लोगों क्वेश्चन है गुड, आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है कि क्या कोटेशन दे सकते हैं, कहाँ अगर देंगे तो कहाँ देंगे, स्टेटिस्टिक्स अगर हमने कोई देना है, एग्जांपल देना है, केस स्टडी देना है, वो कहाँ डाल सकते हैं, कहाँ डालेंगे, कहीं नहीं डालेंगे इंट्रोडक्शन में, वो सारा ठीक है सर। स्ट्रक्चर। आज हमने बेसिक चीजें हुक पे था असल में। आज हमारा असल में आज का क्लास हमारा किस चीज पे था? ओके सर। इस वजह से मैंने इंट्रोडक्शन पे आप लोगों ने नोट किया, कोई इधर उधर की बातें नहीं किए। पहले ठीक सिर्फ है आप सर। लोगों को ये बताया कि हुक ये स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम कर रहे हैं चीजें, लेकिन ओवरऑल ठीक है सर। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर ओवरऑल 100% नहीं सिखा। वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन का जो पूरा कम्प्रिहेंसिव टेक्निक है वो आप लोगों ने किया भी होगा अभी, मतलब जो मैं आप लोगों को काम दूंगा, फिर आप ग्रुप में शेयर करेंगे, मैं आप लोगों के ड्राफ्ट चेक करूंगा, फिर आप लोगों को समझ भी बहुत चीजें आएंगे। फिर जी उस सर। दिन आप लोगों को 3 4 तरीके सिखाऊंगा इंट्रो के, कि पूरा एनेक्डोटल कैसे होता है, फिर सिर्फ थीसिस डालते हैं, ग्लिम्पसेस अगर ना दें तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिख रहे होता है बंदा, सारा जी सर। आपको बताऊंगा सिखाऊंगा। ठीक है? ठीक सर, थैंक यू सर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपने जो हुक यूज किया, हुक किस किस अंदाज के हो सकते हैं।
हुक जो है एनेक्डोट हो सकते हैं, हुक एग्जाम्पल कोई हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट हो सकता है जी, डिफिनेशन हो सकता है, कोटेशन, फैक्ट एंड फिगर। हम जाके एक एक करके देखते हैं कि हुक के क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। हम जो मॉडल वन था उसको फॉलो करेंगे, जिसमें हुक था, थीसिस स्टेटमेंट, फिर इसको ग्लिम्पसेस और रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस। तो उसको फॉलो करते हुए अलग अलग हुक अप्लाई करेंगे एक ही आउटलाइन पे, और देखें कैसे लिखा गया है। तो आपको इससे ये भी सीख मिलेगा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं हुक में, आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है, लेकिन रेलेवेंट होना है बस। अच्छा, हाइपोथेटिकल भी एक सिनेरियो दे सकते हैं, अभी हम देखेंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं जरा कैसे अलग अलग हुक दिए गए हैं। अब ये एनेक्डोटल हुक जो था, एनेक्डोटल हुक, अब ये इसको पढ़ें, 1947 से लेके स्ट्रक्चरल क्राइसिस तक ये देखें कि एनेक्डोट एक दिया गया है, फिर उसके बाद फिर से थीसिस, फिर ग्लिम्पसेस, और फिर रीस्टेटमेंट ऑफ थीसिस। सारे बाकी बाकी बातें सेम है, सिर्फ हुक को पढ़ें और देखें कैसे टॉपिक तक लाया है। फिर दूसरे में एग्जांपल दिया गया है जी, फिनलैंड का एग्जांपल दिया है, फिर उसको पाकिस्तान पे लाया है, इसको आप पढ़ें यहाँ से यहाँ तक। बाकी चीजें फिर वही है, देखें कैसे टॉपिक तक लाया है इसको पाकिस्तान तक। जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ें, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इनको बाकायदा पढ़ें, ठीक है। अब तीसरा आप ये देखें, हिस्टोरिकल इवेंट के साथ हुक दिया गया है। हिस्टोरिकल इवेंट जैसे जापान का बताया कि जापान जब तबाह हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उसके लीडर्स ने देखा कि किस तरह बिल्ड रिबिल्ड करना है, तो उन्होंने एजुकेशन को ही यूज किया। लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका है अभी तक ये चीज रिवाइवल के लिए अपने, और फिर थीसिस की तरफ आ गए हैं। तो इस तरह हिस्टोरिकल एग्जांपल वगैरह कोई दे सकते हैं जी। डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं किसी अच्छे इदारे से, या किसी अच्छे जो मतलब कोई अ, मुस्तनद एक कोई सोर्स हो उससे, जैसे यूनेस्को का यहाँ डिफिनेशन दिया गया है, और फिर उसको रिलेट भी करना है, जैसे यहाँ है ना, बाय दिस डिफिनेशन डिफाइन करके फिर इसको रिलेट किया गया पाकिस्तान के साथ, तो इस तरह रिलेट भी करना है। इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। कोटेशन, कोटेशन भी कोई दे सकते हैं, जिस तरह यहाँ दिया गया है एज नेल्सन मंडेला, लेकिन जब कोटेशन देंगे तो इसको फिर से रिलेट करना है, जिस तरह इन पाकिस्तान हाउ एवर दिस वेपन इज ग्रोन ब्लंट, ये इस तरह रिलेट भी करना है, हवा में नहीं देना ऐसे, मतलब कोटेशन दे के फिर अपनी बातें करना नहीं। कोटेशन अगर दिया है तो उसको रिलेट भी करना है। और कोटेशन, ये बात याद रखें, कोटेशन 110% रिलेवेंट हो, और ओवर यूज्ड कोटेशन ना हो, जिस तरह ये जो जनरल कोटेशन बार बार यूज हुए होते हैं, जिस तरह ये वाला खुद भी है, और डेमोक्रेसी वाले पे जिस तरह फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये इस तरह की चीजें कोशिश करें कोटेशन ना यूज करें, क्योंकि वो भी तंग आ चुके हैं इन चीजों इन कोटेशनों से। अब और 110%, 110% रेलिवेंट हो तो ही कोटेशन यूज करें, वरना बैकफायर कर जाएगा। आप किसी स्टेट के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ भी स्टार्ट ले सकते हैं, जिस तरह यहाँ बताया कि पाकिस्तान जो है ना 168 आउट ऑफ 193 कंट्री HDI में, और उनमें एजुकेशन का बड़ा एक की फैक्टर मौजूद है, और इतने लोग जो है ना आउट ऑफ स्कूल हैं, तो ये दिखाता है कि अलार्मिंग सिचुएशन है स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम का। फिर इसको थीसिस की तरफ ले आए हैं। तो इस तरह करके स्टेट एंड फैक्ट एंड फिगर देख के भी डरा के बंदा हुक अपना शुरू कर सकता है। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जिस तरह पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है लेकिन फिर भी अभी तक तबाह है, इस तरह के भी आप हुक यूज कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट है, सिंपल है, इस तरह के हुक भी आप यूज कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो हमने ऊपर बताया था कि मतलब इमेजिन आप पाकिस्तान के, जहां पर गिलगित से लेके ग्वादर तक सब बच्चे एक ही जैसे एजुकेशन ले रहे हो, जो इस्लामाबाद के बेस्ट स्कूलों में ले रहे हैं। तो इस तरह अगर रियलिटी हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट आएगा, लेकिन ये जो ड्रीम है अभी भी अनफुलफिल्ड है, और ये अभी भी एक ड्रीम ही है। तो फिर इसको थीसिस की तरफ लाए हैं। तो इस तरह हाइपोथेटिकल सिनेरियो भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप क्वेश्चन से भी शुरू कर सकते हैं। जो है क्वेश्चन पूछें कि क्या इस तरह है, क्या उस तरह है, क्या ऐसे ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन से हाई जो है ना उसका अटेंशन ग्रेबिंग क्वेश्चन पूछें, फिर उनको जो है ना आप आंसर करेंगे अपने उस इंट्रो में, क्योंकि आपको वो कंटेंट ही सारा वही होगा। तो उससे भी, लेकिन वो भी थोड़ा क्रिएटिव है और रिस्की है। तो ये सब चीजें, ये सब हुक के टाइप थे जो आप यूज कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना काफी था। अभी मैं आप लोगों को कुछ
अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया है, किस तरह वो अपने इंट्रो लिखते रहे हैं, उस चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, सैंपल्स देखेंगे कि अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उन्होंने कैसे अपने जो टॉपिक्स हैं, जो जिन पे वो लिख रहे थे, जो चैप्टर हैं उनके अच्छे अच्छे किसी भी बुक में, उन्होंने कैसे स्टार्ट लिया है, ताकि आपके पास एग्जांपल आए अलग अलग वेराइटीज के। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनके इंट्रो देखते हैं, उन्होंने मतलब जो अपने राइटिंग में इंट्रोडक्शन का स्टाइल है, उनको ओपनिंग कैसे किया उन्होंने, किस तरह उसको एक्सपेंड किया है आइडिया को। एक बात सबसे पहले याद रखें, जो आप लोग ये देख रहे होंगे ना, राइटर्स, डिफरेंट राइटर्स के स्टाइल, ये एक तो ये है कि आज़ाद थे, मतलब ये कुछ भी लिख सकते थे, किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि इनकी अपनी किताब है, अपने राइटिंग है, इनको किसी से कोई जज नहीं कर रहा होता, तो इसलिए ये लोग तो जो इन्होंने लिखा है लिख लिया है। आपने सिर्फ इनके ये नोट करना है चीज़ कि ये कैसे अपने आइडियाज़ को स्टार्ट करते थे, आइडिया को, और अपने एक्सपेंड कैसे करते थे आइडियाज़ को। ठीक है, इस चीज़ों को आपने नोट करना है, ताकि आप लोग जो अपने राइटिंग लिखेंगे तो आप लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि ये तरीके भी यूज हो सकते हैं। सबसे पहले अच्छा, मैं जब बोलूंगा ना इसको पढ़ा करें, तो आप लोग वीडियो को पास करके ये पूरा पढ़ लिया करें कि ये किस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। फंक्शंस ऑफ अ टीचर, ये बर्ट्रैंड रसल का एक चैप्टर, उसकी जो किताब है अनपॉपुलर एसेज, उसका एक चैप्टर है। तो इसको आप पढ़ें कि कैसे फंक्शंस ऑफ टीचर, टीचिंग जो है ना, इसको प्रोफेशन है, कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये ना हिस्टोरिकल हिसाब से इसको कैसे स्टार्ट लिया है, किस तरीके से अपने आइडिया को एक्सपेंड करते हुए ये नीचे तक आ रहा है, और फंक्शंस ऑफ टीचर की तरफ आ रहा है, अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ आता है ये। तो यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है पूरा। और दूसरी ये कि इन्होंने मतलब इंट्रोडक्शन को कहीं कहीं पे स्प्लिट किया होता है, पहले एक पैराग्राफ छोटा लिखा होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखे होते हैं। आपने इस तरह नहीं करा, आप जब सीएसएस के लिए लिखेंगे तो आपने इंट्रोडक्शन को एक ही पैराग्राफ में 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान में लिखना है, जो 10% होता है आपका। क्योंकि 2500 वर्ड्स लिख रहे होते हैं यूजुअली, उसने 3000 कहे, लेकिन आप लिखते तो नहीं है, 2000 से 2500 के दरम्यान में आप लिख रहे होते हैं, तो इस वजह से आपका इंट्रो भी 200 से 250 के दरम्यान में होता है लेंथ। तो सिर्फ आपने आइडिया देखना है, बाकी स्प्लिट किया है इन्होंने किस तरीके से, क्या क्या उन्होंने काम किया, वो नहीं देखना आपने। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड, ये भी रसल का ही है। तो ये देखें किस तरह शुरू किया है, डायरेक्ट एकदम से इन्होंने स्टार्ट लिया है। द मिस फॉर्च्यून्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट, those inflicted by non-human environment, एंड सेकेंड, दोज इन्फ्लिक्टेड बाय अदर पीपल। अब देखें डायरेक्ट शुरू किया है इन्होंने, फिर एनवायरनमेंट की पहले बातें की हैं, फिर अदर पीपल की बातें की हैं। तो इस तरीके से ये एक एक करके अपने जो अपनी बात है वहां तक ये उसको ला रहे हैं। ये सारा आप पास करें, इसको पढ़ें, इसको इसको भी। अच्छा, हैज रिलीजन मेड यूजफुल कंट्रीब्यूशंस टू सिविलाइजेशन। अब यहाँ देखें, इन्होंने डायरेक्ट एकदम से शुरू किया है कि माई ओन व्यू ऑन रिलीजन इज दैट ऑफ लोक्रिटस। अब ये फिर बता रहा है कि कैसे ये एकदम से इन्होंने स्टार्ट यहाँ लिया है। कैसे देखें कि अलग अलग वैरायटी ऑफ जो टेक्निक्स हैं उन्होंने, ये अच्छे अच्छे आथर्स ने यूज करके अपने इंट्रो स्टार्ट किए हैं। तो ये इसको भी आप पढ़ें एक दफा। अब ये वाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, ये जो बुक है पॉलिटिकल आर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, फ्रांसिस फुकुयामा, उसकी किताब से ये लिया गया ये चैप्टर। 3-4 चैप्टर हैं डेमोक्रेसी पे। तो वाई डिड डेमोक्रेसी स्पिरिट, इसमें देखें इन्होंने किस तरह इसमें देखें इन्होंने किस तरह हिस्टोरिकल हवाले से स्टार्ट किया है कि डेमोक्रेसी कैसे स्प्रेड हुआ है एकदम से इस तरह। ये इनका थीसिस है, समझें। और हाउ डेमोक्रेसी इज रूटेड इन ह्यूमन इंटरेस्ट एंड सोशल ग्रोथ मोबिलाइजेशन, ये सारा ये मतलब इस चैप्टर में बताने वाले हैं ये। तो ये देखें यहाँ से लेके हिस्टोरिकल हवाले से ये इन्होंने स्टार्ट लिया है, तो इस तरीके से भी कोई अगर टॉपिक आ गया तो हम लिख सकते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ें। इन्होंने भी देखें चैप्टर पर स्टार्ट करने से पहले
इंट्रोडक्शन के एंड पे कैसे why did these waves of occur और डेमोक्रेटाइजेशन occur, ये फिर कुछ रीजन में हो सकता कुछ में नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन रेज करके अब ये पूरे चैप्टर में इनको जवाब देंगे। ये भी एक स्टाइल उन्होंने भी अपनाया होता है। बुक्स में ज्यादातर लोगों ने ये स्टाइल अपनाया होता है जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। अब ये परवेज हुदबॉय, ये 2009 में इन्होंने लिखा हुआ था, ये रिसर्च आर्टिकल है इनका, पाकिस्तान हायर एजुकेशन सिस्टम हाउ टू फिक्स इट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड हाउ। यहाँ देखें कैसे इन्होंने कंपैरिजन के जरिए से कि पाकिस्तान का जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसको कंपेयर किया गया इंडिया ईरान के साथ, बाकी इलाकों जो मुल्क हैं उनके साथ। फिर बताया जीएस को देखें परवेज उदबुआ ने कैसे दिया हुआ है, कंपैरिजन टेक्निक यूज किया इन्होंने, स्टेटिस्टिक्स के साथ शुरू किया और कंपैरिजन के साथ फिर अपनी बात पर ले आए हैं। तो ये देखें, हमने कहा था ना कि ये लोग छोटे छोटे पैराग्राफ भी इस तरह डाल डिवाइड करते हैं उनमें भी अपने इंट्रो को, लेकिन हम इसको एक ही बना के सोचेंगे कि ये एज अ होल एक ही इंट्रो लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए कैसे हुक कैसे दिया है, फिर अपनी बात पे कैसे लाए हैं, और ये फिर एंड पे बताया कि द एनालिसिस ऑफ पार्ट्स डिवाइड्स नेचर इनटू थ्री पार्ट्स, कि ये चीजें हैं कि जो जो मतलब पूरे चैप्टर है इसमें मैं ये तीनों बातें करूंगा। तो ये असल में इस तरह का स्टाइल उन्होंने अपनाया है। आगे जाते हैं, ये शाहिद सिद्दीकी है जो उनकी किताब है, शाहिद सिद्दीकी की किताब है पाक एजुकेशन इनइक्वलिटीज, फ्रीडम इनइक्वलिटीज एंड एजुकेशन इन पाकिस्तान, इस तरह करके उनका जो चैप्टर है। जी इनकी जो किताब है एजुकेशन इनइक्वलिटीज एंड फ्रीडम शाहिद सिद्दीकी की, उसका एक चैप्टर है, उसमें से मैंने ये अ, उठाया हुआ है। ये देखें रीजन फॉर एजुकेशन, अब इन्होंने देखें कैसे किया हुआ है, इन्होंने कोटेशन दे के, नील पोस्टमैन का कोटेशन देके फिर यहाँ से शुरू किया है। और ये देखें सिग्निफिकेंस से इन्होंने शुरू किया, द गोल्स ऑफ एजुकेशन बिन चेंजिंग थ्रू टाइम। अच्छा ये कंपैरिजन से क्या है कि गोल कैसे चेंज होते जा रहे हैं, और पहले ये था अब ये हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना स्टार्ट लिया है। रीजंस फॉर एजुकेशन इसका जो चैप्टर है इसको इस तरह इन्होंने देखें स्टार्ट किया। इनइक्वलिटीज इन एजुकेशन ये अलग एक और चैप्टर है, यहाँ पर से देखें ये कोटेशन यूज करके फिर जो है ना, और ये सिग्निफिकेंस से शुरू किया गया है कि एजुकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या करता है, फिर एजुकेशन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कनेक्ट करके फिर इनइक्वलिटीज की तरफ ले आया है, इसको जो अपनी बात है वहां तक ले आया है। इसको भी देखें, आप लोग पढ़ें। पाकिस्तान एट 70, शायद जावेद बर्की, उसकी किताब है। उन्होंने अलग अलग जो राइटर्स हैं उनके किताब चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, एडिटेड किताब है। तो इशरत हुसैन ने उसमें एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक गवर्न, जो इशरत हुसैन का जो चैप्टर है जो बुक में कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने शायद जावेद बर्की की किताब में, इकोनॉमिक गवर्नेंस। इसको देखें कैसे कंपैरिजन के जरिए से इन्होंने प्रूव करना चाहा है कि पाकिस्तान टॉप 10 में था और अब क्या उसकी हालत है इतने अरसे से बाद। ये देखें हिस्टोरिकल हिसाब से इसको ले गया है, और एंड पे बताया है कि ये जो चैप्टर है ये चीज़ें बताएगा। खैर हम तो बुक में ये नहीं बोलते, हम अपने एसे में इस तरह अनाउंस नहीं करते इंट्रोडक्शन में, हम तो पैसिव फॉर्म में इन चीज़ों को लिखते हैं। तो इसको भी आप लोग देखें कि शरत हुसैन कैसे लिख रहे हैं चीज़ों को इंट्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं, उसी किताब में जियाद अल्लादाद ने वेज ऑफ सॉल्विंग एनर्जी प्रॉब्लम ये चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है। तो इसको देखें कैसे इन्होंने डायरेक्ट एकदम से स्टार्ट लिया है एनर्जी शॉर्टेज से, और फिर आगे चले गए हैं ये लोग। ये जियाद अल्लादाद इन्होंने फिर स्टार्ट एकदम से एब्रप्ट लिया, सिग्निफिकेंस से शुरू किया है, या उस मसले को बताया एकदम से और उससे स्टार्ट लिया है। ये है लेसन 8, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डेड। ये जो 10 लेसन्स फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड बुक है फरीद जकरिया, उसका एक चैप्टर है। उसमें देखिए ये कैसे फरीद जकरिया एक एनेक्डोट के जरिए से, एग्जाम्पल के जरिए से इसको अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कैसे असल बात तक लाते हैं। खैर अपनी असल बात तक लाते हुए तो ये बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे लिया है इस चीज़ को आप अभी देख लें। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एजुकेशन चेंज इज द ओनली, ये नोहल अरारी की, योवल नोहा अरारी, उसकी जो किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी,
उसमें जो चैप्टर है एजुकेशन, उसके हवाले से देखें कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया है, इसको भी आप लोग पढ़ें, कैसे स्टार्ट लिया है, कैसे गए आगे। अब मलियालूदी की किताब है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। जाहिद हुसैन ने जो चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है उस बुक में, मलियालूदी की किताब में, उसको देखे मिलिटेंसी को कैसे इन्होंने, बैटलिंग मिलिटेंसी कैसे एकदम से स्टार्ट लिया इन्होंने कि पाकिस्तान टुडे फेसेस अ ग्रोइंग थ्रेट फ्रॉम वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट्स एंड इस्लामिक मिलिटेंट्स। डायरेक्ट शुरू किया है और रिजल्ट इसका ये है और ये इस तरह करके डरा रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब की ये जो मलियालूदी किताब है, इसमें जो इन्होंने लिखा है, ये इसको आप लोग एकदम पढ़ें। अब उसी ही बुक से टर्निंग एनर्जी अराउंड, जियाद अल्लादाद ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसी बुक में एक चैप्टर, उसको पढ़ें। पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर इज इन क्राइसिस, इट्स प्रॉब्लम सीम्स अन इन सरमाउंटेबल। अभी देख कैसे एकदम से स्टार्ट लिया इन्होंने, एकदम पहले हुक दिया है एक या दो सेंटेंस में और फिर अपनी बात कही है। ये अच्छा इंट्रो देखें, रेलेवेंट इंट्रो इन्होंने लिखा है कैसे। अब ये भी देख के आपको पता चल गया कि कैसे लिख रहे हैं ये लोग जो पाकिस्तानी राइटर्स हैं। इशरत हुसैन का जो चैप्टर है इकोनॉमिक, एनहांसिंग इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस, ये हम्म, मोहम्मद आमिर राना, ये सारे मुझे लगता है ये जो अभी ये जो बुक आई है मलियालूदी किताब, जिसमें है कि पाकिस्तान सर्च फॉर स्टेबिलिटी, ये जो अभी 2024 में ये किताब पब्लिश हुई है, तो उसके ये चैप्टर्स हैं अभी। एनहांसिंग इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस, अब इसको देख इशरत हुसैन कैसे इसको कंपैरिजन कर रहा है। पाकिस्तान में सेलिब्रेट इट्स सेंटिनरी इन 2014, जस्ट ये अचीव करने के लिए इसको ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे कैसे अपनी बात पे फिर आए हैं इशरत हुसैन, इसको पढ़ें। मोहम्मद आमिर राना ने जो थ्रेट ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ये जो चैप्टर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ें कि कैसे, इसको आप पढ़ें कि किस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है, किस तरीके से अपनी बात पर ले गए हैं ये। फिर इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे जमील अहमद ने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है, इसको आप लोग पढ़ें कैसे स्टार्ट किया है। स्टार्ट आप लोग देखें बस, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है ना वो आप लोग उसमें ग्लिम्सेस ही देंगे अपने और थीसिस प्लॉट करेंगे, इतना बाकी चीज़ों का इतना आपने नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि कैसे स्टार्ट लिया है, कैसे अपनी बात तक ये लोग गए हैं। ये तारिक बनूरी हैं, ये एचईसी के चेयरमैन थे, इन्होंने एक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया इसी बुक में, रेस्क्यूइंग एजुकेशन। इन्होंने देखें एक कोटेशन दिया है, कोटेशन से स्टार्ट किया है, फिर एजुकेशन के सिग्निफिकेंस पे बातें की हैं और स्टार्ट एजुकेशन के सिग्निफिकेंस से लिया है और फिर पाकिस्तान पे आए हैं। तो ये भी एक अच्छा स्टाइल है, इसको आप देखें। कोटेशन खैर इनका पता नहीं चल रहा किस तरीके से दिया, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अपने मुताबिक दिया होगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जो कोटेशन होता है वो उसी चैप्टर से प्योरली 100% रिलेवेंट हो, या उसी जो आपका टॉपिक है, सॉरी, 110% रिलेवेंट हो। इसको भी आप लोग पढ़ें, तारिक बनूरी साहब ने जो लिखा हुआ है। तो ये सारा कुछ था, इसको आगे करके आप लोग देखें, पढ़ें कैसे इन लोगों ने स्टार्ट लिया है, कैसे अपनी बात पे चले गए हैं, असल बात पे, टॉपिक पे। तो ये थे आपके सैम्पल इंट्रोज। आई होप आपका आज का जो लेक्चर था आप लोगों को इसमें बहुत काफ़ी हेल्प मिला है। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग देख रहे हैं, या ग्रुप में अगर आप लोग हैं तो ग्रुप में पूछ लें, नहीं है तो कमेंट में बता दें कि आप लोगों को क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं इंट्रोडक्शन को लेके। अब सबसे पहले ये जो हमने टॉपिक किया हुआ था पहले ही, करप्शन इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स इन पाकिस्तान, आपने इसका आउटलाइन बनाया था, इस पे आपने ग्लिम्सेस भी इसके लिखे थे आपने और इसका थीसिस भी बनाया था। तो आज इसी के इंट्रो को ही देखते हैं, इसका हुक कैसे स्टार्ट कैसे किया गया इसका। तो Pakistan has been grappling with a multitude of socio-economic problems since its independence. Despite being endowed with vast natural resources and strategic location, the country has failed to realize its full potential. जनरल बातें चल रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर के बहुत से मसले मसाइल हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान has been facing multifaceted challenges and among them के बाद कॉमा लगेगा यहाँ और ये सेमी कॉलन है, पंक्चुएशन की गलती है यहाँ। करप्शन टॉप्स द लिस्ट। यहाँ देखें, यहां से यहां तक ये हुक था, हुक मतलब स्टार्ट। और करप्शन इज नॉट ओनली, यहां से फिर इन्होंने
मैंने कल भी बताया था ये वीडियो, लास्ट वीडियो में भी, कि ये आपके ग्लिम्पसेस और कम थीसिस ये कंबाइंड है। तो ये देखिए हुक यहाँ पे कैसे स्टार्ट लिया जनरल बात से, फिर पाकिस्तान की तरफ आए, फिर जो है ना ग्लिम्पसेस की तरफ आए, जो इनका असल वो था। ये हुक से मतलब जो जनरल से अपने ग्लिम्पसेस की तरफ आना है ना, ये एब्रप्ट नहीं होना चाहिए। एब्रप्ट मतलब एकदम से ये एक बात कह दी, एकदम से अपने उनको शुरू नहीं करना। एक तीसरे जो ट्रांजिशन है ना वो स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ। ये इसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है, पिछले वीडियो आप लोगों ने जो इंट्रो देखे हैं उन पे मैंने काफी बात की है। जो मतलब वीडियो पहले वाले में, अभी इस वीडियो में ही पिछले वाले जो पार्ट्स डाले हुए हैं उनको आपने देखा होगा, तो ही मेरी ये बातें सुन रहे थे, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा इन बातों को। अच्छा, इसमें देखें कि आप दो तरीके से मैंने कल भी बताया था कि हुक लेके, लास्ट क्लास में भी हुक लेके, हुक के बाद आप ग्लैम्सेस की तरफ आए, और ग्लैम्सेस के बाद तीसरे से एंड करें उसको, इंट्रो को। तो और जरूरी नहीं है हुक के बाद आप थीसिस लिख सकते हैं, थीसिस के बाद ग्लिम्पसेस लिख सकते हैं, या हुक के बाद एकदम से हुक लंबा हो थोड़ा सा, आए आए डायरेक्ट थीसिस की तरफ आ सकते हैं, या हुक लंबा हुक दे के ग्लिम्पसेस को शो करें। तो ये टॉपिक टॉपिक वेरी करेगा, ये कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, और कुछ देर पहले भी ये चीजें डिस्कस की हैं। अगले दफा जाते हैं। अजय, आपने इसका नोट किया कि कैसे स्टार्ट किया इसका? फिर करप्शन इन पाकिस्तान काज कंसिक्वेंसेस ये वाला देख लेते हैं, इस पे भी आप लोगों ने काम किया है। तो ये देखिए, करप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड परवेसिव प्रॉब्लम दैट इज प्लेग पाकिस्तान फॉर डिकेड्स। उसमें देखिए पिछले वाले करप्शन वाले टॉपिक में पहले जनरल बातें की कि मसले मसाइल बहुत है और करप्शन उनमें से एक है। यहाँ डायरेक्ट करप्शन से स्टार्ट किया, इसका मतलब कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी है आप किस तरह स्टार्ट करें। इट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट ये और वाइड स्प्रेड, और डायरेक्ट यहाँ से फिर ग्लैम्सेस की तरफ आ गए हैं, और ग्लैम्सेस ही है सारा, इसमें तीसरी नहीं दिया क्योंकि जनरल वो टॉपिक है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह की क्या जरूरत है। हमने कल भी इस पे बात किया था। इसका आप होप देखें, आज एक और टॉपिक देख लेते हैं। ये आपका मैन डज नॉट, अभी तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे की तरफ हम आए नहीं, थोड़ा एक इशू बेस्ड टॉपिक और दिखाता हूँ। नेशनल इंटीग्रेशन है, तो देखें इसका आप पढ़ें, इसको वीडियो को पास करके, नेशनल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तान और ड्रीम गॉन सोर। ये है कि कैसे नेशनल इंटीग्रेशन ड्रीम गॉन सोर है, मतलब क्या मसले मसाइल है, मेजर्स क्या हैं। तो ये आप कहते हैं इसके मेन सब सब पॉइंट्स, और ये एक ही पॉइंट में मर्ज करना है। ये मतलब वे फॉरवर्ड भी है, तो कैसे ये हुआ और ये है। अभी आपने इसको पढ़ लिया, अब इसका आप इंट्रो पढ़ेंगे। Since gaining independence from British colonial rule in 1947, Pakistan was envisioned by its founding father as a nation that would prioritize national integration, foster a sense of unity. अब ये देखिए यहाँ से जनरल बात की है, लेकिन इसको नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से ही किया, नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से स्टार्ट किया कि पाकिस्तान 47 से जो है ना पाकिस्तान जब बना, तो पाकिस्तान जिन्ना ने ये वो किया था, द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान जिन्ना इंस्पायर्ड फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड ये हाउ एवर। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये बातें क्या क्या करे, हाउ एवर ये एक ट्रांजिशन है, समझे, अपनी बात पे आ रहा है, अब ये हुक दिया, अब अपनी बात पे आ रहे हैं। हाउ एवर दिस स्ट्रीम इज गॉन सो ड्यू टू मल्टीफेसेटेड रीजन। ये देखिए, ये डायरेक्ट थीसिस हमने दे दिया यहाँ पर। तो आप देखिए हुक से थीसिस का सफर, बातें आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है बातें कर ली एकदम से थीसिस डाल दिया, नहीं, उसी तरह आप अपनी बात पे इसको लाएंगे। तो ये थीसिस इन्होंने यहाँ लिख दिया, देखिए इम्पीडेड द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, और ये जैसे ग्लिम्सेस है, ग्लिम्सेस। तो ये किसी भी तरीके से आप लिख सकते थे। आई होप आपने इसका हुक नोट किया। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बोल रहा हूँ कि नोट करें, सिर्फ देखें। अब फिर आप लोगों को जब काम दूंगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। आपने तो टाइप देख लिए थे ना हुक के, कितने टाइप देख से लिख सकते हैं। हम यहाँ जितने भी यूज कर रहे हैं ज्यादातर हम जनरल स्टेटमेंट जो हम देते थे वही उसी को यूज कर रहे हैं। और ये इंट्रो लिखे हुए इनका फिक्स मेथड नहीं है, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, तो इसलिए आप इनको वो ना करें, जरूरी नहीं है कि इन्हीं इसी को ही फॉलो करें। अब UN has failed to abide by its charter. Factors manifesting that UN has failed to abide by its charter ये हैं, और फिर मेजर्स। तो अब देखते हैं इसका कैसे इंट्रो लिखा गया है। The United Nations was established on 24 अक्टूबर 1947 45 sorry October 24 1945 with the primary objectives of maintaining peace, ये however despite its noble intention, UN has faced several challenges and criticism for failing effectively। ये अब ये देखिए,
जनरल हुक दिया है लेकिन बैकग्राउंड स्टाइल में दिया है। इसका बैकग्राउंड बताया, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताया यूएन के, और फिर बताया कि लेकिन थीसिस की तरफ लाया, लेकिन अभी कुछ चैलेंज की वजह से ये अपने चार्टर को अवॉइड नहीं कर सके, थीसिस इसका है यहाँ। और फिर ग्लिम्सेस दिए हैं यहाँ पर, फिर ग्लिम्सेस दिए हैं। तो ये एक तरीकाकार है, ये भी एक तरीका है इंट्रो लिखने का। ओके, इंट्रो मतलब आप आज तो हुक देख रहे हैं, हुक, हुक को ज्यादातर नोट करें, क्योंकि ग्लिम्सेस और थीसिस पे हम काफी बात कर चुके हैं। मैं सिर्फ उन ऐसे इसको दिखा रहा हूँ जो मतलब इशू बेस्ड है। ज्यादातर हमने अभी तक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पे काम नहीं किया, इसलिए उनको नहीं दिखा रहा हूँ आपको। इसको देखें, इसको देखिए चाहे, हैज सोशल मीडिया किल्ड आवर फ्रीडम, आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच क्राइटिक्स क्रिटिक्स सॉरी ओपाइन दैट सोशल मीडिया इज किल्ड आवर फ्रीडम। एंटीथेसिस दिया है, दूसरे का ओपिनियन, अपनी अपना ओपिनियन दिया है, और फिर ये। अच्छा, इनको अब एक पैराग्राफ में भी कर सकते थे, यहाँ जरूरी नहीं था कि दोनों को दो दो पैराग्राफ दें, छोटे से अपनी बात को ज्यादा वेटेज दें। इसको अब देखेंगे एक दफा। अब देखें, इसका इंट्रो कैसे शुरू किया गया। इन टुडेज डिजिटल एज सोशल मीडिया इज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी इंटरेक्ट एक्सप्रेस आवर सेल्फ। यहाँ वी जो है ना जनरल ह्यूमन बीइंग है, सही है। जनरल ह्यूमन बीइंग्स भी लिख सकते हैं, द वे ह्यूमंस या मैनकाइंड, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग, या वी यहाँ भी ठीक है, जनरल है बहुत, पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से नहीं है। वी इंटरेक्ट एक्सप्रेस आवर सेल्फ एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अब यहाँ ये देखिए, बहुत एक ही सेंटेंस है छोटा सा, इसमें होके क्यों, यहाँ देखिए डायरेक्ट इसमें वो किया हुआ है, थीसिस दिया हुआ है। while social media platforms have provided us with new opportunities for communication, they have also raised concern about how they impact our freedom of expression and privacy. The question remains, अब ये देखिए क्वेश्चन स्टाइल के इंट्रो है, जो मैंने कुछ लोग आप लोगों को वो भी दिए, सैंपल भी दिखाए थे, रसल वेल के, तो उन्होंने जो स्टाइल फॉलो किया हुआ था। है, द क्वेश्चन रिमेन्स, इज सोशल मीडिया किल्ड और फ्रीडम। तो ये इस तरह देख के फिर अपनी बात पे आए, सोशल मीडिया इज नॉट किल्ड और फ्रीडम, इंस्टेड इट इज हेल्प्ड इट। यहाँ कैसे देखिए, अब हुक से मतलब जनरल बात से असल बात की तरफ लाया, और फिर ग्लिम्सेस की तरफ आ गए। और ये वाला इंट्रो जो है ना, इसको देखिए, इसमें कोटेशन भी ऐड हुआ है एंड पे। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अलग अलग टाइप के कोटेशन क्यों यहाँ यूज हुए हैं, कि ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए किसी भी तरीके से आप इंट्रो लिख सकते हैं। ये देखिए, एज वेल पीस पॉसिबल, इसका देखिए कैसे इमेजिनेशन से शुरू किया है, कोटेशन से, आइकॉनिक सॉन्ग है उससे शुरू किया है। ओके, ये देखिए यहाँ, डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो ये बताया कि कैसे गो हैंड इन हैंड है, और कैसे फ्लोरिश नहीं करता अगर लिटरेसी लिटरेट सोसाइटी हो। तो यहाँ देखिए द बेस्ट, ये एकदम से इंट्रो स्टार्ट ही कोटेशन से किया है, पर इंट्रो को हुक लिखा है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो मैंने आपको सिखाए थे, ये यहाँ प्रैक्टिकली आप इनको देख रहे हैं। अब आते हैं, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने ये, अब आपने ये करना है, आपका असाइनमेंट है ये है कि आप इन दो टॉपिक्स पे, ये दो टॉपिक्स आपके लिए लिखता हूं। आपका असाइनमेंट ये है कि करप्शन इन पाकिस्तान, causes, impacts and the way forward, और corruption is the mother of all evils in पाकिस्तान। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनके आपने हुक बना लिए हैं, हुक के ऊपर हमने काफी बातें की हैं, डिस्कशन किए हैं, एवेलुएट किए हैं, तो इसलिए आपको पता है कि हुक कैसे लिखना है इनका। आपने इनकी ग्लिम्सेस कर लिए हैं, आपको इसलिए इनकी ग्लिम्सेस का भी पता है, और ये भी पता है क्या गलतियां थे क्या नहीं थे, कौन से ग्लिम्सेस थे जो अच्छे थे, बेस्ट थे। अब आप लोगों ने क्या करना है, पूरा इंट्रो लिखना है इन दोनों का, इन दोनों का इंट्रो लिखना है। इंट्रो में मैं ये चेक करूंगा कि आप लोगों ने हुक कैसे लिखा है, मतलब स्टार्ट कैसे किया है,
फिर आपकी मर्जी है, आप दो तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं दोनों का। जैसे ये टॉपिक है, इसके आप इसको आप दो तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं इसके। पहला ये है कि हुक लिखें, ग्लिम्सेस दें, और तीसरा ये है कि हुक लिखें, थीसिस, और फिर ग्लिम्सेस। दूसरा, सॉरी, तीसरा ये है कि हुक लिखें, जनरली आए आए ग्लिम्सेस की तरफ, और ग्लिम्सेस और थीसिस एक ही मर्ज हो, एक ही हो, ग्लिम्सेस या थीसिस एक ही हो। अब आप लोगों के मेहनत पे डिपेंड करता है सबके, आप लोगों की मर्जी है, जितना आप लिखेंगे मैं चेक कर लूंगा इंशाल्लाह। आप लोग पहला जो तरीका है, ये वाला पहला जो टॉपिक है, इसको तीनों तरीकों से लिखने की कोशिश करें, इससे इससे इससे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो ना। और जो दूसरा ऐसे है टॉपिक, उसको भी इन तीनों तरीकों से लिखने की कोशिश करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि किसी भी तरीके से आए, आई कैन राइट इट। ओके। तो ये आपका असाइनमेंट है, बहुत ही ज्यादा काम है। और क्यों? क्योंकि आप मेहनत करें ना, मेहनत करें, अभी अब मेहनत करेंगे 2-2 3-3 साल तक, ये काम आपको फायदा देगा। अगर अभी जुगाड़ करेंगे तो 2-2 3-3 साल तक इसी तरह लोगों से टकते ही रहेंगे। इसलिए आप मेहनत करें, खूब मेहनत करें, और ये सारा काम करेंगे आप लोग। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को आफ्ताब उमरानी साहब हैं, वो अभी डीएसपी हैं, पीसीएस पास किया हुआ, हम लोगों ने सीएसए स्पेशल भी पास किया था। तो अब उनके कुछ ग्लिम्स में हुक, अच्छा हुक आप कभी कभार कुछ टॉपिक्स के फिक्स करके लिख सकते हैं अपने लिए। कुछ टॉपिक्स की हुक आप फिक्स करके अपने पास नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये नोट कर सकते हैं कि अगर एजुकेशन, करप्शन, मिस गवर्नेंस, इस तरह के पाकिस्तान के रिलेटेड टॉपिक आए, तो उनको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इनके हिसाब से आप एक हुक का सैंपल अपने पास रख सकते हैं। फिर इसी तरह ग्लोबल टॉपिक्स हैं, जैसे यूएनओ है या ओआईसी वगैरह, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन वगैरह। तो इनके लिए आप एक हुक अपने पास नोट करके लिख सकते हैं, 1-2 सेंटेंस का, शॉर्ट से में एक एक ही तो सेंटेंस का, 1 या 2 सेंटेंस बस, 1 या 2 सेंटेंसेस का हुक होना चाहिए आपका, ज्यादा का नहीं। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपको मैं आफ्ताब उमरानी साहब का जो उन्होंने अपने लिए किया हुआ था, और हुक वो किए हुए थे, उनको जरा दिखाता हूँ। उनको आप लोग देखें एक दफा, और आप लोग अपने पास इस तरह इनको इनको नोट भी कर सकते हैं और इनको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, आफ्ताब उमरानी साहब के आप लोगों के सामने ये हुक मैंने कुछ सैंपल आप लोगों को दिए, इन्होंने रखे हुए थे कि स्टूडेंट को भी लास्ट टाइम शेयर भी किए थे आप लोगों के साथ, ताकि लोग फायदा उठा सकें। क्लाइमेट चेंज, इस्लामोफोबिया, ओवर पॉपुलेशन, टेररिज्म, ग्लोबल पॉवर्टी, एनर्जी, एक्सेट्रा। उनके मुताबिक ये जितने भी इस तरह के टॉपिक हैं, इनके लिए आप ये वाला हुक इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? इन दिस इंटरकनेक्टेड एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग वर्ल्ड, देश इज बिकम, देश की जगह आप क्लाइमेट चेंज लिख सकते हैं, इस्लामोफोबिया लिख सकते हैं, ओवर पॉपुलेशन लिख सकते हैं, टेररिज्म लिख सकते हैं, ग्लोबल कोई भी टॉपिक हो। तो Daesh has become a pressing challenge affecting millions across the globe. The menace of Daesh is impacting sustainable development, economic stability and well-being of communities worldwide. अब जो टॉपिक है वहां इस देश की जगह उसको आप लिख लेंगे, तो खुद ही ये एक बहुत अच्छा होक बन जाएगा, और यहां से आप ग्लैम्सेस शुरू कर दें उसके, और दूसरा सेंटेंस चाहे ना भी डालें। अगर आप देख रहे हैं कि आपका आउटलाइन पहले से ही बड़ा है और आप ग्लैम्सेस दे देंगे, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इंट्रो में 2 सेंटेंस लेके आप ये पहला सेंटेंस भी ओके कर सकते हैं, इन दिस इंटरकनेक्टेड एंड constantly evolving world, global poverty has become a pressing challenge affecting millions across the globe। और यहाँ से आप अपने ग्लैम्सेस शुरू कर सकते हैं या थीसिस दे सकते हैं, या वो दूसरा सेंटेंस भी लिख के फिर अपना ग्लैम्सेस या थीसिस दे सकते हैं। ये सैंपल है, सैंपल मतलब अपने अपने पास इनको नोट करके याद करेंगे, जो टॉपिक आए इस तरह के नेचर का, उसमें इनको पुट करेंगे। ये भी आपका एक टेक्निक है। अब जैसे टेक्नोलॉजी और एआई पे उन्होंने लिखा है, इसको पढ़ी, इसको पढ़ी, ब्रैकेट में ये चीज लिखा है, इसका मतलब है यहाँ कोई भी चीज इस तरह का नेचर का लिख सकते हैं। सोशल मीडिया, अगर पॉजिटिव इसका लिखना है तो ये देखिए यहां से शुरू करें,
ये याद है, मैं ये बुक से भी आपको दिखाया था, यही वाला हुक था बुक में भी आपको दिखाया था। अगर नेगेटिव से शुरू करना है तो यहाँ से शुरू करें इनको इसको लेके। कंक्लूजन के लिए भी इन्होंने लिखा है कि अगर कंक्लूजन एंड कर रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड तो ये वाला हुक यूज कर सकते हैं। अगर फायदा नुकसान पे आया है या इस तरह आर्गुमेंटेटिव नेचर का इसे आया है। इस्लामोफोबिया के लिए देखे इन्होंने लिखा है, ये याद किए होते थे इन्होंने। मुझे तो खैर भूल जाते थे क्योंकि मैं मुझे रट्टा याद नहीं होता अच्छे तरीके से। तो ये इनको याद थे और ये बाकायदा। और अच्छा, इनके मुताबिक इन्होंने जो हुक याद किया हुआ था सीएसएस में, सीएसएस स्पेशल में, पीसीएस में और तहसीलदार में, जितने दो तीन एग्जाम इन्होंने दिए थे कुछ नेचर से टॉपिक का सेम थे जिन्होंने अटेम्प्ट किए, एक ही हुक इन्होंने यूज किया हुआ था। जो कि बहुत अच्छा है, मतलब जो ये आपको बस टाइम बच जाता है। पहले पहले आप लोग कोशिश करें कि इस तरह अपने लिए हुक बना के रखें। बाद में जब आप में कॉन्फिडेंस आया कि आप खुद से बना सकते हैं, फिर उसके साथ भी जाएं। दोनों अपने आपके पास हो, आपके पास बने बनाए हुक भी हूँ, बने बनाए हुक भी हूँ अपने। और आपको इतना भी कॉन्फिडेंस है हो कि कोई अनसीन टॉपिक है इनके अलावा, तो मैं खुद से एक ओक बना सकूं। क्यों? ताकि आप इनको देख के, इनका प्रिंसिपल को देख के किस तरह बनाए गए हैं। मैंने आपके पूरे लेक्चर में असल में वो प्रिंसिपल सिखाया कि वो कैसे बनाए गए हैं, ये उनका निचोड़ है। अगर प्रॉब्लम्स अब पाकिस्तान पे आए तो ये देखी, ये वाला वो बता रहा था मैं अभी, उन्होंने यूज किया है जितने भी उनके पेपर थे और पास थे उनके, ठीक है। A land of abundant resources and untapped potential, Pakistan stands at crossroads, grappling with the perplexed paradox of, ये वर्डिंग शायद आप इतने यूज ना करें मुश्किल अगर आपको लग रहा है तो, विद grappling with the problem of या with the challenge of, ओके। देश, अभी कोई भी मसला है लेकिन it finds itself entrapped in a cycle of dash echoing to its past, affecting its present and casting a shadow on its future। याद करें, कोई भी मसला है इसमें डैश में की जगह फिट करें, फुल फिट हो जाएगा। कंक्लूजन में पर इसी तरह उस टॉपिक उसी टॉपिक कंक्लूजन को इस तरह एंड कर सकते हैं। वार एंड पीस पे आया तो देखिए ये वाला इन्होंने याद किया हुआ था, लिखा हुआ है। यूएनओ पे ये लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी पे ये। लेकिन याद हो आपको कि डेमोक्रेसी के किस एस्पेक्ट पे आ रहा है तब भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी के हर टॉपिक पे ये वाला होक आपका फिट हो जाए, नहीं नहीं नहीं। रेलेवेंस भी देखेंगे आप, ओके। रेलेवेंस भी देखेंगे जो आपने हुक तैयार किए होंगे तो वाकई वहां फिट भी हो रहा है कि नहीं, खुद से फिट नहीं कर रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी वुमेन पे आया तो ये वाला। और वो भी तब जब मसले मसाइल आए हुए हों वुमेन के, जेंडर इक्वलिटी के। ये देखिए इन्होंने फिर तीसरे स्टेटमेंट किया है कि यहाँ पुट करें, यहाँ पे देयर फॉर मेजर्स की तरफ आए। ये देखिए ये मैनिफेस्टेशंस बताएं, काजेज, ये इन्होंने मतलब एक पैटर्न सा अपने लिए बनाया हुआ था। पॉजिटिव रोल ऑफ वुमेन अगर लिखना है तो ये एजुकेशन के ऊपर, ये वाला हो कि एजुकेशन का कोई टॉपिक आए तो ये। कुछ तीसरे स्टेटमेंट प्रोज एंड कॉन्स वाले टॉपिक आए तो इनको इस तरह लिख सकते हैं। इनको इस तरह लिखते हैं, डैश डैश का मतलब है यहाँ कि वो उस टॉपिक को यहाँ पुट करें। जैसे सोशल मीडिया के आए, सोशल मीडिया बेनिफिट्स और नुकसानात, फायदे और नुकसान। आल्दो सोशल मीडिया ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स, it also comes with its share of drawbacks. Therefore, evaluation of positive and negative aspect of social media is essential to harness its strength. तो इस तरीके से, या therefore it is need of the hour to take pragmatic measures to harness its strength and reduce its challenges। ऐसा करके आप अपने लिए बना सकते हैं पैटर्न चैलेंज तीसरे स्टेटमेंट्स के भी। तो ये आपके पास कुछ सैंपल थे, मैंने आपको दिखाया। आई होप आज का जो लेक्चर है आपको काफी इससे फायदा हुआ होगा। थोड़ा सा लंबा गया है, इसलिए लंबा गया है, बार बार आप इसको देखें, बार बार देखें। अगर चीजें ओवरवेल मतलब चीजें आपको लग रहा है ओवरबर्डन है, आप बहुत चीजें एक साथ मैंने बताया है, तो आप घबराएं नहीं। क्योंकि आप पहली दफा देख रहे हैं इस वजह से आपको चीजें थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट करें अपने प्रोसेस पे, अपने इस प्रोसेस पे और अपने आप पे। और इन वीडियोस को जब आप दूसरे और तीसरे दफा देखें और ओवरऑल जब हम स्कीम पूरा तैयार करेंगे ऐसे का, फिर आप इन वीडियोस को देखें, फिर आपको बेहतरीन समझ आएगा। अच्छा यहाँ ये बातें हो रहे थे, अच्छा यहाँ ये बातें हो रहे थे। इसलिए आप घबराएं नहीं, साथ साथ चलें। और कोई क्वेश्चंस वगैरह हो और तो वो जब मैं आप लोगों के ड्राफ्ट चेक करूंगा उस वक्त आप लोगों के क्वेरीज भी जो है ना उनको उनके जवाब दूंगा और आप लोगों की गलतियां भी निकालूंगा। तो आप लोगों को हुक के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं रहेगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।